जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप इस तरह से प्यार मोहब्बत मुझे देते रहते हैं और बार बार अलवर बुलाते रहते हैं। बस मैं इतना ही कहूंगा कि महफिलों में आपकी मैं चमकता रहूं। वाह 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 वाह। महफिलों में आपकी मैं चमकता रहूं, धड़कनों में आपकी मैं धड़कता रहूं। वाह मौत शीशे की मुझको तू देना खुदा, वाह वाह वाह। ये तालियां उठे आपकी कि मौत शीशे की मुझको तू देना खुदा, टूट जाऊं बिगर तो खनकता रहूं। वाह 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 वाह। टूट जाऊं बिगर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और साउंड कमाल है आपका। साउंड वाकई बढ़िया है आपका। हाँ हमारे मंत्री जी यहाँ पर बैठे हैं। अभी चीते आए थे नामी बिया से हमारे कुनों के जंगल में। हाँ तो हमारे मांगी लाल जी टेंशन में आ गए। बोले भाषा इसमें टेंशन की बात क्या है? बोले टेंशन की बात ये है कि 8 चीते हैं। हाँ ये तो समझ में आएगा, उसमें 5 चीते और 3 चीते हैं, तो 2 चीते और कहाँ जाएगा? तो कुल मिला के टेंशन मत लीजिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए। होली का कवि सम्मेलन है, होली पे तो आप सब लोग सुनते रहते हैं रंग बरसे। हाँ आनंद और मस्ती का कवि सम्मेलन, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए, टेंशन मत लीजिए। छोटी छोटी बातों का हम टेंशन ले लेते हैं। कोई कह देता कि हम पूरा कश्मीर लेंगे, पूरा कश्मीर लेंगे। हेमंत भाई बता रहे थे पूरा कश्मीर लेंगे। ये हमारे मीडिया वेलफेयर का कवि सम्मेलन है। क्या पूरा कश्मीर दे देंगे? क्या पूरा कश्मीर नहीं देंगे। और पूरा कश्मीर इसलिए मंत्री जी नहीं देंगे क्योंकि साउंड बढ़िया है। नहीं पूरा कश्मीर देंगे, पूरा कश्मीर लेंगे। वो बेवकूफ कहता पूरा कश्मीर लेंगे, पूरा कश्मीर नहीं देंगे। और इसलिए नहीं देंगे क्योंकि पूरा कश्मीर अभी हमारे पास नहीं है। जिस दिन पूरा कश्मीर हमारे पास आएगा, हम वन मंत्री जी के यहाँ बुलाएंगे और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को यहाँ बुलाएंगे और फिर हमारे मंत्री जी से कहलवाएंगे कि तेरे को कश्मीर नहीं देंगे। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है गुजर जी भाई साहब, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पूरा कश्मीर, पाकिस्तान की स्थिति ऐसी नहीं है। पाकिस्तान की स्थिति ऐसी है कि पति अपनी पत्नी से घर जाकर कहता है अरे वाह पानी गर्म कर दे, पत्नी चुपचाप। पति फिर चिल्लाए कि तू पानी गर्म कर दे, पत्नी फिर चुपचाप। तीसरी बार पति चिल्लाए कि तू पानी गर्म करती है नहीं, पत्नी को गुस्सा है कि नहीं तो तुम क्या कर लोगे? पति बोला कुछ नहीं, ठंडे से नहा लूंगा। जिस दिन 130 करोड़ भारतीय एक आवाज में वंदे मातरम बोल देंगे, पाकिस्तान की स्थिति भी होगी। पूरे सदन की ताली यहाँ बजनी चाहिए। हेमंत भाई को कहता पूरा कश्मीर लेंगे। माना कि हम गौतम गांधी के देश के तुझे सत्य हिंसा की तस्वीर देंगे, तो मांगेगा तो सिंधु का मीर देंगे, तो हाथ भरा अपना हम पूरा शरीर देंगे। हमने दिया दुनिया को सम्मान एक बार फिर देंगे। प्रणाम करता हूँ सर आपको। वो कहता कि पूरा कश्मीर, 4 पंक्तियां आपके बीच रख रहा हूं, पंक्तियों को संभाल लेना, पंक्तियों को पूरा आप कर देना ताकि देश के बड़े कवि यहाँ पर बैठे उन्हें जमानत मिले कि आप कविता भी सुन रहे हैं। मैं पंक्तियां छोड़ रहा हूं। माना कि हम गौतम गांधी के देश के तुझे सत्य हिंसा की तस्वीर देंगे, तो मांगेगा तो सिंधु का नीर देंगे, तो हाथ भरा अपना हम पूरा शरीर देंगे। हमने दिया दुनिया का सम्मान एक बार फिर देंगे। मगर कश्मीर की बात मत करना, टांग पे टांग धर के। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और बात ऐसे नहीं कर रहा हूं, छू ना पाए दुष्ट रावण की कसी रकीर देंगे, छन्नी हो जाए दुश्मन का सीना वो गांडी से तीर देंगे। एक बात तेरी इमारत को तिनके की तरह बिन लेंगे। तो तू क्या कश्मीर की बात करता है, कराची और लाहौर तक छीन लेंगे। वाह मेरे नौजवान साथियों, तालियां तब बजाना। क्या कश्मीर की बात करता है, कराची और लाहौर तक छीन लेंगे। दुनिया से तेरा नक्शा ही फाड़ देंगे और जैसा सनी देओल ने उखाड़ा था इंद्रधम ऐसा उखाड़ देंगे। बहुत अच्छे। हाँ एक जट गया था लटोरी जी, हैंडपंप उखाड़ के आ गया। हाँ
दुनिया से तेरा और मेरी पंक्तियों को संभालना। अब जितनी आवाज आनी चाहिए और आवाज को बढ़ाना। दुनिया से तेरा नक्शा ही फाड़ देंगे, जैसा सनी देओल ने उखाड़ा इन पर वैसा उखाड़ देंगे। भारत माँ की सौगन, इस्लामाबाद में भी तिरंगा गाड़ देंगे। समझा रहे, तुझे एक मौका फिर देंगे, मगर कश्मीर की बात मत करना टांग पे टांग धर के। बहुत बहुत धन्यवाद वीर जी। तो टांग पर टांग धर के चीर देंगे, ये कविता मंत्री जी रात की 1:30 बजे मैंने लिखी। अच्छा। हाँ, और पत्नी को सुनाई। हाँ। मैंने कहा पत्नी से कि कश्मीर पे ये कविता सुन, बोले सुनाओ। मैंने कहा कश्मीर की बात मत करना, टांग पे टांग धर के चीर देंगे। तो मेरी पत्नी बोली कि टांग पे टांग धर के चीर तो दोगे, लेकिन रखोगे कौन सी? बहुत अच्छे। टेंशन मत लीजिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। कोई कुछ मांगेगा, कुछ नहीं मिलने वाला है। हाँ। कुछ नहीं मिलने वाला। उसका कारण है मंत्री जी, हम कश्मीर नहीं देंगे। और उसका मेन कारण ये है कि साउंड बढ़िया है। साउंड का खेल होता है। आपने देखा हो पुराने जमाने में टेप रिकॉर्डर चलती थी, उसमें कैसेट लगती थी। हाँ। और कैसेट उलझ जाते तो गाना बिगड़ जाता था। हाँ। हमारे यहाँ गांव में छोरे इतने जोर से माइक बजाते कि 2-4 बुजुर्ग को डोकरे नहीं पड़ जाते। लगा दी छोरों ने कैसेट, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती बहुत अच्छे। हाँ। दीदी वो नवरात्रि में एक दादी बनी पड़ गई। हाँ। छोरों ने कैसेट लगा दी, मैया जिनको हाँ। याद करे वो लोग निराले होते हैं, मैया जिनका नाम दादी में निकल गई। बाबूजी वो आपके जमाने में ग्रामोफोन चलता था, उसमें चूड़ी लगती थी। चूड़ी अटक जाती तो गाना वही आ जाता था, साजन मेरा उस पार है, साजन मेरा, साजन मेरा, साजन मेरा, साजन सुबह तो उस पार नहीं जाता। 2 साधन आ गए। बहुत अच्छे। हाँ बिल्कुल, माला पहना। इससे बढ़िया जनसंख्या नियंत्रण का क्या तरीका होगा देश में? पुरुष को माला पहना रहे, और वो भी ऐसे मॉडल को। तकदीर कितनी खराब है इन लोगों की। तकदीर ने सुजलाम सुफलाम मलिया जी विकलांग। बहुत अच्छे। वो कैसी ऐसी अटकते थे, गाना वही आ जाता था। वो कैसे साजन मेरा उस पार है, साजन सुबह तक उस पार नहीं जाता। हाँ। हमारे यहाँ तो 2 महिलाएं गाना गा रही, एक बोली साजन मेरा उस पार है, तो दूसरी बोली मेरा तो आर पार है। तीसरी बोली मेरा तो तरी पार है। चौथी बोली मेरा तो शादी के दिन से फरार है। 5वीं बोली मेरा तो दिनेश देसी की पाटीदार है। होली का कवि सम्मेलन, मस्ती लीजिए, आनंद लीजिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए, क्योंकि हंसता हुआ चेहरा जब पिता को अच्छा लगता है, और जब पिता हंसता है तो उस परम पिता को अच्छा लगता है, परम पिता को अच्छा लगता है। वाह, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जैसा बताया था लतो रीजन के कोरोना काल में जो हंसता रहा वो कभी बीमार नहीं हुआ, वो ओरिजिनल बात है। और हंसने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं, परमात्मा ने हमें दाद दी है, सबको दाद दी है परमात्मा ने। और यहाँ अगर आपको भीड़ में शर्म आती तो पर्दे के पीछे जाके करना क्या है आपको? हंसने के लिए कोई पैसे लग रहे हैं आपको? काम काज से निकल गए, आराम से घर में गए तो है। दीदी आदमी जब हंसता है तो घर को स्वर्ग बना लेता है, और हंसने वाला आदमी बीमार नहीं होता। उसका बहुत बड़ा उदाहरण देता हूँ मंत्री जी, आज तक आपने किसी राक्षस को बीमार होते नहीं देखा होगा। राक्षस साले दोस्त तो दोस्त, दुश्मन से मिलते तो हंस के मिलते। मैं लंकेश, मैंने कहा मैं दिनेश। बहुत अच्छे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, दिनेश खिलखिलाते भैया, रहिए। दिनेश भैया जो भी सुनाओ ठीक है, वो पूछ वाला जरूर सुनाना। उसके 2-3 लोगों के आया मेरे पास। नहीं, हंसने के लिए कि जाने के मुस्कुराते रहिए, और हंसी कहीं से भी आ जाती तो वो कैसे जो अटक जाते तो गाना वही आ जाता था, साजन मेरा उस पार है,
साजन मेरा सारे आज होली का कवि सम्मेलन है, होने वाला है कवि सम्मेलन आज। हाँ आज लगा दूंगे। छोड़ दो, तू छोड़ के आगे बढ़ जा। नहीं जाने लो, साउंड अच्छा है। तो उसमें क्या दादा ओरिजिनल थी वो। अच्छा हाँ, वो ओरिजिनल थी। मेरे गांव में माइक बज गया, छोरों ने कैसे लगा दी पंकज उदास की गजल। हाँ। उसी भोंगे में। हाँ। और चूड़ी ऐसी जगह की, चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है। वाह। डोली में जब बैठी बहना, रास्ता देख रहे थे नैना। मैं तो बाप हूँ, मेरा क्या है, तेरी माँ का तेरी सारे लोग ताली बजाओ, तो चूड़ी हाथ पर ही हाल बुरा तेरी माँ का हाल बुरा है। और हाल इसलिए बुरा है कि कोई कह देता कि मेरी गर्दन पर छुरी रख दो, मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा, मंत्री जी बोलनी पड़ेगी। हाँ। और क्यों बोलनी पड़ेगी, साउंड बढ़िया है। बहुत अच्छे। नहीं साउंड बढ़िया हो जाए तो ये बोलनी पड़ती है। तो कुल मिला के ये कि हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए। साउंड का मुझे आइडिया नहीं है कि मैं भजन गाता हूँ। हाँ। रात को 8 बजे तो पड़ोसन का कुत्ता भौंकने लगता है। वो साला बिल्कुल तैयार रहता है, उसको मालूम 8 बजे हारमोनियम में लगे रियाज करेगा। हाँ। तो वो कहता है यार बिल्कुल ओरिजिनल लग रहा है। ये ओरिजिनल लगते भी मुझे मालूम है कुत्तों की हकीकत। हाँ वो तो मुझे शक की नजर से देखते हैं, साला उसको ऐसा लगता है मारने के लिए आ गया है। मुझे तो मैंने पड़ोसन से कहा भाभी साहब कुत्ते को चुप कराइए, जब भी मैं गाने का रियाज करता हूँ ये भौंकने लगता है। पड़ोसन बोले इसमें कुत्ते का क्या दोस्त, शुरुआत तो आप करते हो। बहुत अच्छे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, टेंशन मत लीजिए, खिलखिलाते रहिए। होली का कवि सम्मेलन है और होली के इस मौसम में आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। कुल मिला के बात यह है कि आनंद की ये महफिल है और इसलिए महफिल है कि साउंड बढ़िया है। अद्भुत साउंड है आपका। हाँ। और साउंड इसलिए बढ़िया है कि हमारे यहाँ पंडित जी कथा करने के लिए आ गए। साउंड वाले भाई साहब ने मना कर दिया, इसको हाथ मत लगाना, करंट मारता है। अब वो कथा के बीच में भूल गए। सज्जनों, रावण ने मेघनाथ से कहा, हे मेघनाथ, कल का युद्ध अंतिम होगा, हम रामादल में जाकर तहलका मचा देंगे। वो सजा की ये करंट मार गया है। लेकिन आपका साउंड बढ़िया है और जब साउंड बढ़िया हो जाता तो सारी स्थिति अच्छी हो जाती है। हाँ। मस्ती लीजिए। अच्छा मेरे को तो देखकर लोग मानते नहीं कि मैं कवि हूँ। भाई साहब बता रहे थे हेमंत भाई, नाम में क्या रखा है, काम में दम होना चाहिए। नाम में क्या रखा है, काम में दम होना चाहिए। दर्द सीने में तो आंखें नम होना चाहिए। और भले हम पाक और चीन से बातें करें, लेकिन दूसरे हाथ में परमाणु बम होना चाहिए, परमाणु बम होना चाहिए। वाह वाह। क्या रखा नाम में, बहुत सारे का नाम शेर सिंह लेकिन बकरी से डरे। बहुत सारे बहादुर सिंह घर का पानी भरे। मैं तो स्कूल में पढ़ाता हूँ, लड़के से नाम पूछ लिया, मैंने क्या नाम है तेरा, रंगा। बाप का नाम मुझे चंगा, उसके बाप का नाम मुझे भीखमंगा। मैंने कहा कहीं पूरा खानदान नंगा है। चले बता, गंगा कहाँ से निकलती, किससे मिलती है? लड़का कहने लगा माँ साहब मेरे पिताजी ने यहाँ कि स्कूल से घर जाना और घर से स्कूल आना, कोई से मिले अपना को क्या लेना देना। तीसरा लड़का तपाक चकड़ा, माँ साहब मुझे मालूम है कि ऐसे लड़के देश का नाम रोशन करेंगे। चल बेटे बता पूरी क्लास को, गंगा कहाँ से निकलती है, किससे मिलती है? तो लड़का कहने लगा माँ साहब गंगा रात की 12 बजे अपने घर से निकलती है और शर्मा जी के छोरे से मिलती है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहो। हंसने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हाँ भाई साहब बता रहे थे मेरे बारे में, वो जो सुनाना, हंसने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं। हंसी एक कल्पना के रूप में भी पैदा हो सकती है। वाह मंत्री जी, मेरी पत्नी ने मुझसे कहा, मैं कह रहा हूँ लोग मुझे मानते नहीं कि मैं कवि हूँ। आनंद की पंक्ति आपके बीच में रख रहा हूँ, जैसा मुझे लोग समझते हैं वैसा मैं आपको बता रहा हूँ। लोग गीतों की पैरोडी बनाते हैं, मैं एक मुक्तक, जो महत्वपूर्ण मुक्तक है, उस मुक्तक की एक पैरोडी आपको सुनाता हूँ। पैरोडी लोग मुझे जैसा समझते हैं कि कोई गेलिया समझता है,
कोई बेंजा समझता है। बहुत अच्छे, वाह करो। क्योंकि बाबा रामदेव जी कहते हैं करने से होता है। पेरोडी बनाई मैंने पुस्तक से कि कोई बेंजा समझता है, कोई बेंजा समझता है, हुई शादी नहीं जब तक जगत गांजा समझता है। किसी के प्यार में यारा हुए हम इस कदर पागल। वाह, होली का कभी सम्मेलन है, पूरी मस्ती लेना। किसी के प्यार में यारा हुए हम इस कदर पागल, कटाई मूंछ हमने तो जगत रांझा समझता है। बहुत अच्छे, होली की मस्ती है। नहीं, मैं सही कह रहा हूँ। अभी विनीत जी भाई साहब के साथ में बम्बई चले गए कवि सम्मेलन करने के लिए, होली का कवि सम्मेलन। वो ट्रेन में मांगने वाले आ गए। भाई साहब वो तेरे गोरे गोरे गालों पे घूंघट वाले बाल। विनीत जी भाई साहब के पास में जाकर कहने लगे होली की बख्शिश दे दो, तो इन्होंने 100 का नोट निकाल के उनको दे दिया। वो अगले डब्बे में चले गए, इनको गुस्सा है, बोले इधर उधर बेवकूफ समझ के रखा है, मेरे से अकेले से पैसे लिए, दिनेश देसी से पैसे नहीं लिए। तो सारे के सारे कहने लगे साहब हम दिनेश देसी से पैसे नहीं ले सकते। अरे पर क्यों नहीं ले सकते? कि साहब इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि ये हमारे स्टाफ का आदमी है। बहुत अच्छे, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए। साउंड बढ़िया है। और जब साउंड बढ़िया हो जाता तो कहता कि मेरी गर्दन पे छुरी रख दो, मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। उस बेवकूफ को मालूम नहीं माँ क्या होती है। वाह, माँ, महात्मा और परमात्मा, इन तीनों की महिमा न्यारी है और इन तीनों पर माँ सब पे भारी है। वाह 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 वाह। हम सौभाग्यशाली है मंत्री जी, इस पावन माटी पे जन्म लिया जिसे माता का दर्जा मिला है, भारत माता। हमारे कवि मित्र कहते हैं आज तक किसी देश को माता का दर्जा, पिता का दर्जा, फूफा का दर्जा नहीं मिला है। आज तक आपने सुना चाइना अम्मी, पाकिस्तान मम्मी, उलुलुलुलु अम्मा। हाँ हाँ, हम सौभाग्यशाली और क्या होती है माँ? माँ ममता है, पिता प्यार है। माँ ममता है, पिता प्यार है। माँ बाप के चरणों में ही जब सारा संसार है तो फिर क्यों भूल गए मेरे दोस्त, जिस माँ ने तुझे बड़ा किया, पैरों पर अपने खड़ा किया, उंगली पकड़ तुझे चलाना सिखाया, कठिन डगर पर तुझे संभलना सिखाया, और तू आज रिश्तों की सारी हदें तोड़ाया। तेरी सृष्टि पर रात भर जगी तेरे पगले, उसी माँ को तू आज वृद्धाश्रम में छोड़ाया। माँ को तू आज वृद्धाश्रम में। बहुत प्रदीप जी, रमेश जी सुनना, कपिल जी सुनना, हमारा आदरणीय पत्रकार महोदय, हमें मीडिया के प्रभारी महोदय, हम उस देश के वासी हैं जहां आज भी आदिवासी हैं। वाह वाह वाह, ये बहुत बारीक बात कह दी मैंने हादसे के माध्यम से। क्या बात? आदिवासी लोगों ने अपने संस्कारों को नहीं छोड़ा, आदिवासी लोगों ने अपने संस्कृति को नहीं छोड़ा, आदिवासी लोगों ने अपने माँ बाप को कभी अनाथ आश्रम में नहीं छोड़ा। संदीप जी भाई साहब, हम पढ़ लिख कर ज्यादा मॉडल क्या हो जाते हैं, घर में बूढ़े माँ बाप हमें अच्छे नहीं लगते। गजन भाई, ये विदेशी शिक्षा हमारे संस्कारों को पैरों तले रोंद रही है। हमारे विदेशी संस्कृति को अपनाते अपनाते हमने कपड़े छोटे कर लिए, बाल छोटे कर लिए, यहाँ तक मंत्री जी नाम भी छोटे कर लिए, 2 अक्षर के नाम। थोड़े दिन बाद यही हाल जो रहा विदेशी संस्कृति का हिंदुस्तान के अंदर पदार्पण होता रहा, तो 1 अक्षर के नाम आएंगे लड़कों के। लड़के का नाम क्या है? ओ लड़की का नाम पी, पापा का नाम ये फैशन है, ये फैशन आने वाला हमारे देश के अंदर। विनीत जी भाई साहब, एक लड़के का नाम रख दिया, मालूम क्या? उस लड़के का नाम मंत्री जी मालूम क्या रखा? आप तो बोलने की नहीं बने, नहीं पता। किसी के मुंह में तंबाकू, उसका नाम बोले सारा तंबाकू बाहर आ जाए। दीदी उसका बर्थडे आ गया लड़के का, और केक रखा बीच में, पूरे गांव के लोग इकट्ठे, छोटे बड़े सब इकट्ठे हो गए, केक बीच में रखा और सारे कर रहे हैं हैप्पी बर्थडे। ऐसे नहीं ताली बजा के वो कर रहे हैप्पी बर्थडे। वो केक खाने लायक नहीं बचा मंत्री जी।
हम उस देश के वासी हैं, जान दे माँ बाप को कंधे पर बिठाकर सरवर ने चारों धाम करवाया था। 14 साल वन में भटके थे श्री राम जी और पिता का वचन निभाया था। जरा सोचो मेरे दोस्तों, उस माँ ने पहली बार जब तुम्हें गोद में लिया होगा, पहला चुम्बन जब तुम्हारे गालों पर किया होगा, तो कितने ख्वाब बुने होंगे, कितने सपने चुने होंगे। तो सारे ख्वाबों को एक पल में तोड़ाया, तेरी सिसकी पर रात भर जगी तेरे पगले, उसी माँ को तू आज वृद्धाश्रम में छोड़ाया, उसी माँ को तू आज वृद्धाश्रम में छोड़ाया। मोबाइल के बारे में बता रहे थे भाई साहब लटोरी जी, हेमंत भाई बता रहे तो मोबाइल ने हमारे देश के अंदर ऐसा कचरा करके रखा है। और दूरदर्शन ने, मीडिया वाले कहते हैं अच्छी न्यूज दिखाते हैं, आप समाज का दर्पण है, लेकिन ये कुछ चैनल ऐसे आ गए, कुछ ऐसे चैनल आ गए जो घर के अंदर चलाओ तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि चैनल कहाँ से आ गए। हमारे गांव में रात के 1:30 बजे मांगे लाल जी नींद नहीं आ रहे तो टीवी खोल के बैठ गए, चैनल लगा लिया 18 नंबर चैनल फैशन शो। मांगीलाल जी को मजा आ गया, बोले मजा आ गया, ये अपने में 18 नंबर चैनल लगा के टीवी चैनल वो फैशन शो। अब इतने में उनका 5 साल का लड़का खटिया के पास में आके वो पानी पीने के लिए जगह तो वो खड़ा हो गया, वो भी देख रहा फैशन शो। तो मांगीलाल जी देख रहे हैं, अब उनकी नजर लड़के पे पड़ी हुई है, ये कब आ गया है, ये कब आ गया। और वो रिमोट से चेंज करना चाहे चैनल, लेकिन चैनल चेंज नहीं करता। उसका कारण बताऊं क्या, सेल जल गए रिमोट के। अब वो रिमोट का सेल जल गए, मांगीलाल जी ठोके उसको, बने चैनल चेंज नहीं हो। अब वो चैनल चेंज नहीं हो तो लड़के को कहने लगे, देख बेटा अपने देश में कितनी गरीबी है, देख लोगों के पास ढंग से पहनने के कपड़े नहीं थे। तो वो लड़का कहने लगा, दादाजी ये 18 नंबर चैनल क्या देख रहे हो, वो 25 नंबर चैनल देखो, उसमें और ज्यादा गरीब मिलेंगे आपको। जोरदार ताली बजा। बहुत अच्छे। संस्कार और संस्कृति की जब बात होती है वे पीड़ा मन के अंदर आती है। अपना ही सोना खोटा हो तो क्या सुनार का दोष भला, और बीज बम्बुल का बो रहे तो क्या बाहर का दोष चला। हमारी शिक्षा पद्धति थोड़ी कमजोर है, और नई NEP जो आई है, नई शिक्षा नीति आई है, उस नई शिक्षा नीति में संस्कार और संस्कृति का समावेश किया है। इस बात के लिए आपको बहुत बहुत बधाई और ताली बजनी चाहिए। हंसने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं, हंसी आपके इर्द गिर्द पड़ी हुई। भाई साहब बता रहे थे, मेरी पत्नी ने मुझसे कहा क्यों जी आप कवि सम्मेलन में जाते हो, लोगों को कविता सुनाते हो, तो आज मेरे पास बैठो और कोई कविता बनाओ, और अभी के अभी कोई कविता सुनाओ। तो मैंने पत्नी से कहा तुझे कौन से विषय पे कविता सुनाऊं। वाह। तो मेरी पत्नी बोली है जी बताओ, आदमियों को अगर पूंछ होती तो कैसे मुझे आती। वाह वाह। कल्पना करो अगर वो आदि मानव को पूंछ हुआ करती थी, आज भी अगर वो पूंछ होती बढ़िया तो कैसे मजा आता। क्योंकि बिना पूंछ को आदमी दूसरा गाँव नहीं जाता। अच्छा। कभी कभी पहिया गाड़ी का पूंछ पे चढ़ी जाता। पूंछ का कारण लोग मेहमान दरवाजा में अड़ी जाता, पूंछ का बाल मेहमान के गड़ी जाता। बेवा थोड़ा दूर है, खिसको यार आपकी पूंछ का बाल कब तक गड़ी जाता। परगाम जाता तो लोग पूंछ पे तेल लगाता। हाँ। गंगा राम थोड़ा पूंछ पे ढंग से तेल लगा दो यार। पिछली बार तो आपके पूंछ पर से गाछलेट की बदबू है कभी। परगाम जाता तो लोग पूंछ पे तेल लगाता। हाँ। अच्छा, आदमी को अगर पूंछ होती हाँ। तो फिल्मों के नाम कैसे होते, फिल्मों के गाने कैसे होते, फिल्मों के डायलॉग कैसे होते। हाँ। आदमी को अगर पूंछ होती तो फिल्मों के नाम होते, हम पूंछ दे चुके सनम, हम आपके पूंछ में रहते हैं। हाँ। तेरी पूंछड़ी की कसम, पूंछ वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। आदमी को अगर पूंछ होते तो फिल्मों के गाने कैसे होते, तू जब जब पूंछड़ी हिलाए मैं बोलियो नदिया किनारे, गाने होते पूंछड़ी वाले पूंछड़ी हिलाए। दीदी वो बाजीराव मस्तानी में देखी जो पूंछ तेरी मैं दीवानी हो गई, मशहूर तेरी पूंछ की कहानी हो गई, देखी जो पूंछ तेरी मैं दीवानी हो गई। गाने होते पूंछ पे तेरी मिट्टी
मिट्टी पे तेरी पूछ, ऊपर अल्लाह, नीचे धरती, बीच में तेरी पूछ। बहुत अच्छे। अच्छा, बहन क्या करती? भाई की पूछ पर राखी बांध देती थी। हाँ, पूछ पे राखी बांध देती थी, गीत गाती, भैया मोरे हाँ, पुछड़ी को कभी नहीं कटाना। कपिल कहाँ है भाई? कभी लिया आदमी को अगर पूछ होती, हेमराज जी का बेटे, आदमी को अगर पूछ होती तो फिल्मों के डायलॉग कैसे होते? हाँ, भाई साहब, आदमी को अगर पूछ होती हाँ, तो फिल्मों के डायलॉग कैसे होते? हाँ। क्या सुन रहे हैं आप? ये तो बिना पूछ वाले हैं। आदमी को अगर पूछ होती तो माला गले में तोड़ डालते, मेरी पूछ पे डालते। बहुत अच्छे, वाह। अच्छा, तो बढ़िया रहता है, बोलने वाला डिस्टर्ब नहीं होता, पर टाइम के निकल जाता। बहुत अच्छे। मंत्री जी, आदमी को अगर पूछ होती तो फिल्मों के डायलॉग कैसे होते हैं? आदमी को अगर पूछ होती तो फिल्मों के डायलॉग होते। तिरंगा फिल्म में राजकुमार साहब, हाँ, राजकुमार साहब, गीला शानी, हाँ, ये कमांडो बड़ा खतरनाक है, तुम्हारा बाप है, पूछ हिलने से पहले ही पूछ काट देता है। और रहा सवाल हमारा, जानी ना तलवार की धार से, ना गोलियों की बुछार से, बंदा डरता है तो केवल पूछने की मार से। बहुत अच्छे। आदमी को अगर पूछ होती, नाना पाटेकर साहब, हाँ, सर आपको अपनी पूछ का राज नहीं बताना था, बहुत अच्छे। आपने अपनी पूछ का राज बताकर अपने आप को कमजोर कर लिया। भाई वाह। दिमाग लगाना था। वाह। आगे मेरी पूछ का तमाशा देखने के लिए। भाई वाह। अब ऐसे से मैं पूछ लूंगा, आप देखो भी चर्चा करते हो, घर चल जाओगे, खाना खाओगे, सो जाओगे, कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं। तुम लोगों को पूछ हिलाने की आदत पड़ी तुम लोगों की। वाह। पहले राजा महाराजा के सामने, फिर अंग्रेजों के सामने, फिर नेता और गुंडों के सामने। हिलाओ पे हिलाओ। ये पिछू का जो हमारी पूछ को तोड़ने का ख्वाब देख रहा है, ये वो ख्वाब देख सकता है क्योंकि उसे मालूम है किसी को किसी की पूछ के लिए हमदर्दी नहीं है। सारे एक दूसरे की पूछ खींचे, ये हिंदू की पूछ है, मुसलमान की पूछ है, सिख की पूछ, ईसाई की पूछ, खींचो। वाह वाह। एक पूछ को तोड़ना आसान है, लेकिन पूछ के भाड़े को तोड़ना कठिन है। मैंने पढ़ा था स्कूल में तीसरी में। वाह। अच्छा, 16 फिल्मों में गब्बर सिंह, अरे सांबा, कितना इनाम रखे सरकार हमारी पूछ पर? सरदार पूरे 50,000। सुना, पूरे 50,000। और इन हरामजादों ने हमारे पूछ के टुकड़े टुकड़े कर दिए। अच्छा, आदमी को पूछ होती तो हमारे राजस्थान की महिलाएं, गांव के अंदर बूढ़ी बूढ़ी महिलाएं शादी ब्याह में गीत कैसे गाती? राजस्थान में शादी ब्याह होती है ना गांव के अंदर, तो वहां की महिलाएं ऐसे गीत गाती। आदमी को अगर पूछ होती तो, तुम्हारी पुछड़ी देखी के जल है लागे धरा। बहुत अच्छे। तब तो पुछड़ी में सुर मोला गवानी, सायब मारा पुछड़ी। मेरी चाह यही, मेरी राह यही, तुम्हें अपनी कहानी सुनाया करो। मेरे रोने से जो सबको आए हंसी, तो रो रो के सबको हंसाया करूं, रो रो के सबको हंसाया करूं। बलवंत दादा, यही प्रश्न भरे दरबार में मंत्री जी राम जी से लक्ष्मण जी ने पूछ लिया। लक्ष्मण जी ने कहा कि भैया मुझे बताइए कि आदमी को पूछ होती तो क्या होता? पूरा दरबार हंसने लगा, ठाके लगाने लगा। राम जी की आंखों में आंसू आए। जैसे राम जी की आंखों में लक्ष्मण जी ने आंसू देखे, क्षमा मांगी कि भैया मैंने कोई गलत प्रश्न पूछ लिया आपसे, कि आदमी को पूछ होती तो क्या होता? राम जी ने कहा कि लक्ष्मण, तूने कोई गलत प्रश्न नहीं पूछा। लक्ष्मण, मैं नहीं जानता कि आदमी को पूछ होती तो क्या वाक्य होता। लक्ष्मण, मैं नहीं जानता कि आदमी को पूछ होती तो क्या होता। और लक्ष्मण, मैं तो बस इतना जानता हूं कि ये पूछ वाला अगर नहीं होता तो हमारा क्या होता, हमारा क्या होता, हमारा क्या होता। वाह। कभी बोले एक बार, जय जय श्री राम। वाह। पूरा सदन एक बार हाथ खड़े करके जोरदार तालियां भाई दिनेश देशी जी के लिए बजाए, उसने प्राणवंत किया इस पूरे कवि सम्मेलन को।
आपको मनोरंजन भी पहुंचाया और अनुरंजन तक भी आपको लेकर के गए। दोस्तों, मैं इस मंच को अब एक तोहफा भेंट करना चाहता हूं। आज की शाम मेरे पास जो खूबसूरत कोहनूर है उसका नाम प्रिय गजेंद्र प्रियांशु है। जो लोग आज से 6-7 साल पहले भी लाल किले का कोई कमिश्नर उठा करके देखेंगे जिसमें 27 कवि हिंदुस्तान से छांटे जाते हैं, सौभाग्य से उस कमिश्नर का संचालन मैंने 8-10 बार किया है। उस वर्ष भी मैं संचालन कर रहा था लाल किले का। यदि उस वर्ष का कोई हीरो उस कमिश्नर था तो प्रिय गजेंद्र प्रियांशु था। आज वो हमारे इस मंच पर है। उसका होना अपने आप में कवि सम्मेलन को पूर्ण करने की गारंटी होता है। कोई गीत नहीं गाता है, गीत अधर का क्या नाता है। बड़ी जुडिशियरी के लोग बैठे हैं, बड़े राजनीतिक ओहदों के लोग बैठे हैं। मेरे पास आज की रात मैंने आपसे कहा तो सबसे कीमती हीरा है वो मैं आपको सौंप रहा हूं। कोई गीत नहीं गाता है, गीत अधर का क्या नाता है। जिसका जितना दर्द अधिक है वो उतना मीठा गाता है। मैं देश के इस समय के सबसे बड़े गीतकार भाई प्रिय गजेंद्र प्रियांशु को आवाज दे रहा हूं। और अलवर कैसे सुनेगा मुझे एक बार आप सब लोग तालियों से आश्वस्त कीजिए। मैं एक बहुत अच्छे कवि को आपको सौंप रहा हूं। एक बार पुनः आपको प्रणाम करता हूँ। वाह, आप बहुत अच्छा सुन रहे थे। आदरणीय दिनेश जी को आपने सुना। और ये धरती अलवर मेरे लिए बड़ी सम्मोहक है, इसलिए कि आदरणीय विनीत चौहान जी यहाँ रहते हैं और उनके पिताजी आदरणीय बलवीर सिंह जी रहते हैं, जिन्होंने पूरे भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में हिंदी कविताओं की अलख जगाई है। मैं एक कविता पढ़ता हूँ, मैं संवाद थोड़ा कम कर पाता हूँ। हमारे दिनेश जी बहुत अच्छा और ये सब ने बहुत अच्छा किया, सब आगे भी अच्छा ही होगा। बस ये लोग जो बातें कहते हैं उन बातों को हम गा के पढ़ते हैं, बस इतना हम में और उनमें अंतर है। तो हमारी कविता में थोड़ा सा आपको दिमाग भी लगाना है, थोड़ा सा मन भी लगाना है, बस इतना है। बस ये समझ लो कि दिनेश जी प्राइमरी में मास्टर हैं, हम इंटर कॉलेज में हैं। तो थोड़ा सा ग्राफ बढ़ा देना आप बस अपना। एक बार मुझे तालियां बजाकर आदेशित करें, मैं पढ़ता हूं, सुनिएगा। राजनीति की बहुत सारी बातें करी, राजनीति के लोग भी बड़े बैठे हुए हैं। मैं प्रेम का कवि हूँ। हिंदी कविता का भक्तिकाल जो है स्वर्ण काल कहा जाता है, जिसमें 2 धाराएं भक्तिकाल की थी, सगुण और निर्गुण। निर्गुण धारा के जो कवि थे उनका प्रेम आश्रय शाखा के कवि थे, जिनका मानना था कि परमात्मा से हम अलग हुए हैं और परमात्मा में मिलना हमारे जीवन का उद्देश्य है। और परमात्मा से जो दूरी है उस प्रेम को राजकुमारों पर आधारित करके उन्होंने कहा। राजस्थान के राजा थे रत्नसेन, सिंघल द्वीप चले जाते हैं पद्मावती को लेने, आप सब जानते हैं। तो राजा रत्नसेन पद्मावती को लेने जाते हैं तो मलिक मोहम्मद जायसी कवि हैं, वो लिखते हैं कि नागमती चितौर पथहेरा, पिए जो गए पुण्य कीन न फेरा, नागर काहु नारी बस परा, सोई मोर पिए मोसोहरा। हम पति लोग अगर कुछ दिन बाहर रह जाएं तो पत्नियों का ये आरोप होता है कि किसी कलमुही के चक्कर में पड़ा होगा। लेकिन आजकल फोन है, एंड्रॉइड है, सब लोकेशन पता चल जाती है, तो ऐसा नहीं है। अब अगर पति अगर गायब हो तो कहाँ हो, 1-4 पंक्तियां मैं पढ़ता हूँ, आपको पसंद आएंगी तो मैं और पढ़ूंगा, सुनिएगा। पति पर बाहर है, पत्नी कहती है कि इतने निर्मोही कैसे सजन हो गए, वाह वाह, इतने निर्मोही कैसे सजन हो गए, किसकी बाहों में जाकर मगन हो गए, लौट कर के न फिर आए परदेश से, लौट कर के न फिर आए परदेश से, आदमी ना हुए काला धन हो गए। थोड़ा सा और आपका मन मिले। पत्नी कहती चले आओ, ये सुहावना मौसम है, नहीं तो समय निकल जाएगा तो फिर पछताने से क्या होगा। ये 4 पंक्तियां और सुनना आपका ध्यान चाहूंगा। रुत चली जाएगी फिर से आनी नहीं, रुत चली जाएगी फिर से आनी नहीं, यह जवानी रहेगी जवानी नहीं, सब्र की एक सीमा भी होती पिया, हर किसी का तो दिल आडवानी नहीं। पीछे के लोग, पत्नी कहती कि चले आओ अन्यथा
परिस्थितियां बदल सकती हैं। वो कहती है हम भी कोई दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेंगे राजनीति की तरह, क्योंकि परिस्थितियां देश की बदली हैं और बदल रही हैं। हाँ। कल थे असफल जो अब वे सफल हो गए। जागृत होकर सुनिएगा। कल थे असफल जो अब वे सफल हो गए, अपना दल बदल हो गए। इस तरह हो गई उन पे भगवत कृपा, इस तरह हो गई उन पे भगवत कृपा, बेहया फूल भी अब कमल हो गए। वाह 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 वाह। कुछ लोग जा रहे हैं उठ करके आवश्यक कार्यों से, लेकिन जिनको जाना है थोड़ा जल्दी निकल जाए। बस 5-7 मिनट में लूंगा। देखो हम कभी हैं बड़े बहुत दिनों बाद अलवर आए हैं, सब लोग अच्छा सुना रहे हैं, आप भी अच्छा सुन रहे हैं, लेकिन मेरे मन को ये न लगे कि मैं अलवर गया और मुझे अच्छे से नहीं सुना गया। वरना हम कभी हैं, हमें क्या है कि रो न पाया रुआ सा चला जाऊंगा। क्या बात है। रो न पाया रुआ सा चला जाऊंगा, पढ़ के नयनों की भाषा चला जाऊंगा। आज भी हाथ लगना खुले आपके, आज भी हाथ लगना खुले आपके, तो मैं पनघट से प्यासा चला जाऊंगा। ये सुंदर। वाह वाह। अच्छे लोग तालियां बजा रहे हैं। वाह वाह। देखिए हम लोग क्या है, हम लोग कवि हैं सर, हजारों किलोमीटर की यात्रा करके भागते भागते आते हैं। कई बार हमको पशुओं के मेले में भी कविता पढ़नी पड़ती है। ये हमारे हेमंत हैं, पिछले दिनों हमको पुष्कर में ले गए, गधों के मेले में कवि सम्मेलन था। सब लोग गधा बेच के आए बैठे थे। हमने कहा कि मैं आपसे तवज्जो चाहूंगा, तालियां बजा दीजिए मेरे गीत पर। तो उन्होंने कहा कि हमने अपना बेच लिया है, तुम अपने हिसाब से बेचो। तो हमारा तो ये काम है रोज का अखबार कागज बेचे कलम खरीदे, कलम बेच कर स्याही, जीवन कहीं रंग में रंगा, जीवन कहीं रंग में रंगा, रंगों के व्यापार में रातों रात भर तुमको गाया, सुबह छपे अखबार में, रातों रात भर तुमको गाया, सुबह छपे अखबार। आप तालियां बजा देते हैं तो हमारी कविता छोटी बड़ी नहीं हो जाती है, लेकिन हम अपने मन में लेके जाते हैं कि हमको अलवर ने अच्छा सुना और उसके सहारे हम और अच्छा लिखने की कोशिश करते हैं। वाह। कुछ गीतों से चित्र बनाए, क्या बात। कुछ गीतों से रास रचाए, वाह। पन घट घूमे लेकिन अब तक अपनी प्यास बचा ली। कुछ गीतों में हम खोए तो कुछ में दुनिया खोई, कुछ गीतों में हम रोए तो कुछ में संग संग दुनिया रोई। क्या कहने के दिन। एक पंक्ति देता हूँ, आप सब बड़े कविता के लोग हैं, हम कवियों की जिंदगी है क्या, हम सब आपने भी हाथ से कविताएं सुनी। इन कवियों की भीतर की पीड़ा मैं आप तक पहुंचाता हूं, आपके दिल को छू जाए तो मुझे आशीर्वाद की तालियां देना, मैं प्रशंसा की नहीं मानता। वाह भैया वाह वाह वाह। कुछ गीतों में हम रोए तो संग संग दुनिया रोई, अब मुस्काने बेच रहा मैं, अब मुस्काने बेच रहा मैं आंसू के बाजार में, रात रात भर तुमको गाया, सुबह छपे अखबार में, रात रात भर तुमको। ये गीत मैंने अपनी प्रेमिका के लिए लिखा था। क्या बात है। जिसने मुझसे पूछा था 15 साल बाद कि तुम क्या करते हो, मैंने कहा कि मैं ये करता हूँ। फिर मैंने उससे पूछा तुम बोलो तुमने जीवन में क्या खोया क्या पाया, तुम बोलो तुमने जीवन में क्या खोया क्या पाया, कौन पराया अपना हो गया अपना कौन पराया, कौन फूल डाली से टूटा कौन खिला मधुबन में, किसके
कंगन पहन के निकली हो पहले सावन में, किस खुशबू से महक रही हो, किस खुशबू से महक रही हो इस निष्ठुर संसार में। रातों रात भर तुमको गाया, सुबह छपे अखबार। बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं। देखिए दिनेश जी ने पढ़ा, आपने बहुत तालियां बजाई, हमारे में आप थोड़ा कम बजा रहे हैं। इसका मतलब हमारा क्या दोष है? अंधेरा ढक ले सूरज को उजाले की खता क्या है? वाह वाह वाह, लगी हो सेंध दीवारों में ताले की खता क्या है? क्या बात। और किसी के रूप की मदिरा नशे से भी नशीली हो, कोई पीकर के मर जाए तो प्याले की खता क्या है? वाह वाह, ठीक जय। हमारी एक पत्नी है, हाँ, एक नहीं एक है, अभी भविष्य किसी ने देखा है। अभी हमारी उम्र है कितनी, तो अब देखो आप कविता सुनने के मन में आ रहे, तो हम तो बहुत थोड़ी गहरी गहरी कविता सुना रहे हैं। तो हमारी पत्नी, हमारा पहली बार जब विवाह हुआ तो हमसे बोली कि जो है सुना है आप कवि हो, हमने कहा हाँ। बोले सौंदर्य के कवि हो, हमने कहा हाँ। तो बोली हमारी सुंदरता में कुछ कहिए। तो हमने कहा मैं सुनाता हूँ। तो मैंने 4 पंक्तियां सुनाई, आपका मन हो तो मैं सुना दूँ आपको। बिल्कुल स्वागत। उसने कहा कि सौंदर्य में सुनाइए। तो पहले के कवि सब थे जो वो उनकी नायिकाएं गागर लेके पंखट पे जाती थी तो उनको गालों में गुलाब दिखता था, बालों में बादल दिखता था, चाल में हिरनी दिखती थी। हमारे जमाने की नायिकाएं डैमेज जींस पहन के निकलती हैं, तो हमको जो दिखता है वो हम लिखते हैं। तो हमारी पत्नी ने कहा कि हमारी सुंदरता में कुछ कहिए। तो हमने कहा कि चुनरी ध्वजा सी लहरा न रही है अंबर में, नयनों में तीर या कटार लेके आई हो। चुनरी ध्वजा सी लहरा रही है अंबर में, नयनों में तीर या कटार लेके आई हो। भौं है कमान और कमान पे चढ़ा है बाण, अधरों पे लोहित अंगार लेके आई हो। क्या भाषा है। कामदेव को आप जानते होंगे। हाँ। कामदेव गंधर्वों के सेनापति थे, और अगर सहज भाषा में कहें तो कामदेव बाबा रामदेव के दुश्मन थे। तालियां बजा दीजिए तो देखिए चेहरे यहाँ से दिखाई नहीं पड़ते हैं, तो तालियों से ही पता चलता है कि आप सुन रहे हैं। कि चुनरी ध्वजा सी लहरा रही है अंबर में, नयनों में तीर या कटार लेके आई हो। भौं है कमान और कमान पे चढ़ा है बाण, अधरों पे लोहित अंगार लेके आई हो। कामदेव की उपासना का परिणाम हो कि रति हो कि कोई अवतार लेके आई हो। अगली पंक्ति आप तक पहुंचे तो सबका आशीर्वाद मिले। मैं एक शब्द और सुनाऊंगा कि कामदेव की उपासना का परिणाम हो कि रति हो कि कोई अवतार लेके आई हो। मेरे दिल का अभेद्य दुर्ग जीतने का कोई शस्त्र हो कि पूरा शस्त्रागार लेके आई हो। अब आप मेरे शब्द कठिन होते हैं इसलिए मुझे समझा के कहना पड़ता है, लेकिन आप सुनने लगे हैं इसलिए सुनाता हूँ कि चंचल नयन से। सारे शब्द आपको भी पता है, जो आपके पास है वही मेरे पास है, बस मैं रख लेता हूँ अच्छे से। बस यही चीज मुझे कवि बनाती है और कोई अंतर नहीं है। शब्दों का अच्छा रख रखाव हुआ हो तो मुझे 4 पंक्ति पर आशीर्वाद देना। स्वागत दिया। वाह। कि चंचल नयन से अचंचल हुआ है मन, चंचल नयन से नयन भरमाओ ना। मन है अधीर हुआ घायल शरीर, मार नयनों के तीर इसे और तरसाओ ना। आओ तो चली ही आओ, जाओ तो चली ही जाओ। पहले के कवि थे लिखते थे 100 साल पहले हमें तुमसे प्यार था, आज भी है कल भी रहेगा। झूठ था एकदम, 300 साल कौन जिंदा रहता तो क्या चलेगा। तो हमारी कविता बिल्कुल सच्चाई वाली कि आओ तो चली ही आओ, जाओ तो चली ही जाओ, जाकर न आओ या तो आकर के जाओ ना। आग लेके आओ या तो पानी लेके आओ, आग पानी दोनों लेके आग पानी में लगाओ ना। आग लेके आओ। तो सुंदरता को इस बात का घमंड होता है। अक्सर आपने स्त्रियों को देखा होगा कि फला आदमी हमको घूर रहा था, वो हमको देख रहा था। दरअसल सौंदर्य को इस बात का गर्व है कि उसको स्त्रियों को इस बात का गर्व होता है कि पुरुष उनको देखते हैं। लेकिन हम पुरुषों को भी इस बात का गर्व होना चाहिए कि हमारी आंखें हैं, तभी सौंदर्य की कीमत है। वाह भाई इतना सुंदर पंडाल बना दो, 5 लाख 10 लाख खर्च कर दो,
हम आंखें बंद करके निकल जाएं तो 10 लाख मिट्टी में मिले कि नहीं मिले? आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? तो तालियां देखो, हमारे पास क्या है, हमारे पास अगर 5 करोड़ गाड़ी खरीदने की क्षमता नहीं है, लात मारने तो क्षमता है ही है। भाई नहीं खरीद सकते, हम नहीं खरीदेंगे। तो बात दरअसल ये, अभी एक अभिनेत्री थी एयरपोर्ट पे, उसको किसी ने थोड़ी देर देख लिया तो उसने कहा कि वो पुरुष था, हमको घूरा, हमको घूरा, हमको घूरा। तो हमने कहा कि उसने तुमको घूरा तो तुमने भी तो उसको घूरा नहीं, तुमको पता कैसे चला कि उसने तुमको घूरा? तुमने घूरा तो हम कहा क्या अपराधी? लेकिन स्त्रियों का ये स्वभाव होता है, सर सही बता रहे हैं। हम एक तरह से पुरुषों के भीमराव अम्बेडकर हैं। अच्छा, पुरुषों के नारी गली, नारी सताई जा रही, नारी सताई जा रही, सब जगह लिखा बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ। हम कहते 100 जगह बेटी बचाओ तो 2 जगह बेटे भी बचाओ। बेटे कोई बाढ़ में तो फिर क्या है नहीं है। मतलब हम किसी का अधिकार की अवमानना नहीं करते हैं, लेकिन हम अपने अधिकार की लड़ाई तो लड़ ही सकते हैं। हमने कहा डगर डगर कदम को दम कर रूप ने छला मुझे, मैं आदमी भला था, तुमने समझा मन चला मुझे। भाई कोई स्त्री है, अभी हम लोग बस की सीट दे देते हैं, ट्रेन पे आगे आइए बहन जी चढ़ जाइए, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ा कि हम मनचले होते हैं। मतलब लेकिन स्त्रियों की एक धारणा है, हम स्त्रियों से स्नेह करते हैं। हमारी सब पत्नी है, हमारी बहनों को फूटी आग नहीं देखती। मतलब जब देखो हमारी बहनों को रही, और हम उसकी सारी बहनों को प्रेम करते हैं। मतलब स्थिति ये है। हाँ। तो हम कहते डगर डगर कदम कदम तो रूप ने छला मुझे, मैं आदमी भला था, तुमने समझा मन चला मुझे। अब ये मानव रूप तेरा सारे मुल्क का शबाब है, तो दिल मेरा भी कम नहीं है, लखनवी नवाब है। भाई सौंदर्य की क्या कीमत रह जाएगी अगर हम आंखें बंद कर ले? तुम्हारे पास रूप है तो दृष्टि मेरे पास है। क्या बात है? नदी तुम्हारा मोल बस, मेरे अधर की प्यास है। वाह वाह वाह। कल से हमारी प्यास बुझ जाए तो नदी में चाहे किनले बहे, चाहे बिस्लेरी बहे, चाहे पूरा प्यूरोफायर लग जाए, हमसे क्या मतलब? हम जो आपको समझा रहे हैं वो आप समझ रहे हैं ना? हम वो नहीं कर रहे जो आप समझ रहे हो। हम वो नहीं कर रहे हैं जो आप समझ रहे हो। हम जो कहे वो रहे हैं जो आप नहीं समझ रहे हो। हम कुल मिला कहे वही रहे जो आप समझ रहे हो, लेकिन उस तरह नहीं कर रहे हैं कि जैसे आप समझ जाओ। तालियां और कम हो या और बजाओ, आप देखो। तो बात ये नहीं, इशारों में कहो नहीं तो कोई पकड़ के कह देगा कि तुम, अब आप जैसे कोई स्त्री हमको पकड़ ले कि तुम हमारी बुराई कर रहे हैं, तो हम कह रहे हैं हम तो नदी को कह रहे हैं, हम तुमको कह ही नहीं रहे। तुम्हारे पास रूप है तो दृष्टि मेरे पास है, नदी तुम्हारा मोल बस, मेरे अधर की प्यास है। बस एक इतना भेद है, युगों युगों से खेद है, इधर कटीली देह है, उधर बदन गुलाब है। दिल मेरा भी कम नहीं है। और जब मोदी जी आए तो सर इतनी कवियत्रियां हुई। मैं तो हिंदी साहित्य पढ़ाता हूँ, आज तक किसी स्त्री ने नहीं लिखा कि हमारे पति की या हमारे प्रेमी की मूछें झाड़ू जैसी, टांगे बगुले जैसी, उल्टी सीधी उपमाएं भी नहीं दी। हमने थोबड़ों को भी चंद्रमा लिखा, और ऐसे ऐसे थोबड़ों को लिखा कि चंद्रमा खुद शर्मा जाके किस पे लिखा। तालियां फिर नहीं बजी आपकी जहां बजना चाहिए। हम देखो एक पूरे वर्ग से 50% आबादी से दुश्मनी ले रहे हैं। तो आप तो कम से कम सहयोग करो हमारा। बहुत अच्छे। तो मतलब ये स्थितियां हैं। फोटो इधर से खींचो, उधर से का खींचो। तो हम ये कह रहे हैं कि देखो है कि मोदी जी जब आए तो उन्होंने कहा कि बेटा आत्मनिर्भर बनो। हाँ, हमको समझ में आ गया क्या करना। आदमी कहीं से भी सीख सकता है। कहते हैं पढ़ने की और सीखने की कोई उम्र नहीं होती। हमारे गांव में रामलाल रहते, उनके घर में डाका पड़ गया, तो डाकू ने उनकी पत्नी का गर्दन पकड़ा, कहा कि जो है अलमारी से पैसे निकालो, कहाँ है? उसने कहा हमारे पास नहीं है। कहा कि क्या नाम है तेरा बुढ़िया? तो उसने कहा कि हमारा नाम शकुंतला देवी है। तो कहा अच्छा शकुंतला देवी है, शकुंतला देवी तो हमारी माँ का नाम है, तुझे नहीं मारेंगे पर इस बूढ़े को नहीं छोड़ेंगे, इसको मार डालेंगे। बूढ़े से कहा कि क्या नाम है तेरा? तो उसने कहा नाम तो हमारा रामलाल है, लेकिन लोग हमको प्यार से शकुंतला देवी कहते हैं। मतलब आप कहीं से भी सीख सकते हो। तो मोदी जी ने जब कहा कि आत्मनिर्भर बनो,
तो हमको समझ में आ गया कि हमको क्या करना है। हाँ हमको अपनी सुंदरता को खुद लिखना है। हाँ। तो हम सुंदर हैं, हम जानते हैं हम सुंदर हैं, बस हम मानते हैं, हमको घमंड नहीं है, हम किसी कहते नहीं, कोई हमको कितना भी घूरे हम प्रसन्न रहते हैं। हाँ हमको इस बात का घमंड ही नहीं, भाई हम देखने वाले हैं तो देखो, हम तो इसमें क्या चला जाएगा कि हमको घूरा हम क्यों कहीं घूरो जहाँ तक घूरो। अपनी पे आ गए तो आंख ना मिला सकोगी, वाह आंख जो मिलाएगी तो मिलाई नहीं जाएगी। वाह। स्त्री विमर्श का साहित्य है पूरा, जिसमें स्त्रियों को प्रताड़ित है उनके लिए लिखा गया। हम पुरुष विमर्श की कविता आपको सुनाते हैं। वाह कि अपनी पे आ गए तो आंख ना मिला सकोगी, आंख जो मिलेगी तो मिलाई नहीं जाएगी। पुतरी फिरेगी नहीं, पलक गिरेगी नहीं, गिर जो गई कहीं उठाई नहीं जाएगी। आंख से मिली जो आंख, आंख आंख ना रहेगी, आंख फिर आंख से हटाई नहीं जाएगी। और फिर वही अंतिम पंक्ति ताली वाली सुनना कि आंख से मिली जो आंख, आंख आंख ना रहेगी, आंख फिर आंख से हटाई नहीं जाएगी। अब आंखों आंखों होगी बात, बात न रहेगी बात, बात ऐसी होगी कि बताई नहीं जाएगी। ये हमारे विनय भैया हैं, उन्होंने कहा कि कुछ आध्यात्मिक उदाहरण दो कि पुरुष महान है, नहीं तो ये बात स्वीकार नहीं की जाएगी। तो मैंने कहा कि देखो पुरुष ही महान है, दर्द हमने दिया है। मैंने कहा कि नारी कहते नहीं, नारी को सम्मान करो। हम लोग जैसे नवरात्रि रखते हैं, व्रत नारियों के सम्मान के लिए तो रखते हैं। हम पुरुषों को एक शिवरात्रि मिली है, उसमें भी धतूरा चढ़ा दो, भांग चढ़ा दो। दर्द हमने दिया है, हम ही दवा भी देंगे, दुनिया के वैद्य तेरे काम नहीं आएंगे। कूकेगी न कोयल बबूलों के वनों के बीच, मौन ही रहेगी यदि आम नहीं आएंगे। प्यार कर ही लिया है ये भी जान लीजिए कि इसके सुखद परिणाम नहीं आएंगे। पत्थर ही रह जाएगी अहिल्या सारी उम्र, पग धूल देने यदि राम नहीं आएंगे। बहुत अच्छा आप सुन रहे हो, तालियां भी बीच बीच में अच्छे से बजाते रहोगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। वरना है क्या, मिलने की उम्र में मिले नहीं किसी से नहीं, होंगे अनियारे अधूरे किस काम के। क्या कह रहे हैं बाबा? आपके हाथों में सोना जड़ा हो, हमसे क्या मतलब, हमारे लिए तो केवल 2 ताली के काम आएंगे। बाकी हम कहाँ गवाही लेने आ रहे हैं यहाँ कोर्ट में, कहाँ आपको बुलाने जा रहे हैं, हम तो तालियों के लिए आएंगे कि मिलने की उम्र में मिले नहीं किसी से नहीं, होंगे अनियारे या दुधारे किस काम के। प्रीतम की छवि जिनमें नहीं बसी गजेंद्र, हो गए अकारत न कीमत छदाम के। सुनो प्राण प्यारी दिन रीते ही न बीत जाए, बालपना बीता दिन बीते हैं आराम के। और अब न मिलाओगी तो तब क्या मिलाओगी, जो नैन ही तुम्हारे न रहेंगे किसी काम के। नहीं, बहुत अच्छा सुन रहे हैं, ये मीडिया का कार्यक्रम है। मैं अंतिम 1-2 मिनट का गीत जी भैया। आप कवि सम्मेलन करवा रहे हैं, आप इतनी संख्या में सुनने आए हैं, एक साहित्यिक यज्ञ में अपनी सहभागिता दे रहे हैं। जितना हमारा कविता पढ़ने में योगदान है, उतना योगदान आपका है कि आप सुन रहे हैं। वरना ये वो देश है जहाँ रामचरितमानस के पन्ने फाड़े जा रहे हैं, वहाँ कविता का कितना मूल्यांकन होता है ये आप सभी समझ रहे हैं, हम भी समझ रहे हैं। इस भौतिकवादी युग में कवि सम्मेलन करवाना, कवि सम्मेलन सुनने जाना और कविता कहना, तीनों बहुत ही संकट वाला माहौल है, संकट जैसा वातावरण है। एक कवि सम्मेलन बड़ा होता था, जगह का नाम नहीं बताऊंगा, आप सब जान जाएंगे। वो कवि सम्मेलन बंद कर दिया गया इसलिए कि कवि राजनीति की आलोचना करता है, पत्रकार इसलिए प्रतिबंधित कर दिए जाते हैं कि वो सरकार की आलोचना करते हैं। हम चौथे स्तंभ हैं, हमारा काम कैसा है, एक बार आपकी तालियां मिल जाए, मैं एक गीत सुना के स्थान लेता हूँ। आप ये कवि सम्मेलन करा रहे हैं, जिन लोगों ने भी इसमें सहयोग किया है मैं उनके लिए कहता हूँ कि गाहन गिरिवर सघन वन में, गाहन गिरिवर सघन वन में, बाहकती पूर्वा पवन में, दाहकते धरती गगन में, दाहकते धरती गगन में, महकने दो प्यार मेरा, दाहकते धरती गगन में, महकने दो प्यार मेरा।
नागफनियों की गली में फूल का व्यापार मेरा, नागफनियों की गली में फूल का व्यापार मेरा, नागफनियों। हम कलंकार लोग झोपड़ी या महल में कब देखता हूँ, झोपड़ी या महल में कब देखता हूँ, हर खुली छत पर कबूतर भेजता हूँ। लोग रहते हैं जहाँ पर मुँह छुपा कर। अखबार और कवि क्या करता है, दो पंक्ति आपको पहुंचाता हूँ, मुझे आशीर्वाद देना, कोई भी हाथ खामोश न रहे। इस कवि सम्मेलन की सार्थकता की ये दो पंक्तियां सुना। झोपड़ी या महल में कब देखता हूँ, हर खुली छत पर कबूतर भेजता हूँ। लोग रहते हैं जहाँ पर मुँह छुपा कर, लोग रहते हैं जहाँ पर मुँह छुपा कर, लोग रहते हैं जहाँ पर मुँह छुपा कर। मैं उन्हीं गलियों में दर्पण बेचता हूँ। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप, बहुत अच्छा सुन रहे हैं। मैं उन्हीं गलियों में दर्पण बेचता हूँ। वाह 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 वाह, कविता कविता हो गई है। वाह वाह, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। आप हाथ से तो जितना अच्छा सुन रहे हैं उतना अच्छा आपने इन पंक्तियों को सराहा, मुझे आशीर्वाद दिया, मैं प्रणाम करता हूँ। लोग रहते हैं जहाँ पर मुँह छुपा कर, मैं उन्हीं गलियों में दर्पण बेचता हूँ। चोट खाकर लोग गिरते हैं जहाँ पर, चोट खाकर लोग गिरते हैं जहाँ पर, है वही मरहम का कारोबार मेरा। नागफनियों की गली में फूल का व्यापार, की गली में फूल का व्यापार मेरा। एक बड़े राजनीतिज्ञ ने कहा कि आदर्श राज्य में कभी नहीं होने चाहिए। मैंने कहा हाँ, कविता क्या करती है और राजनीति क्या करती है। अलवर के प्रबुद्ध श्रोता ये दो पंक्तियां बताकर निर्णय करें कि खून के छींटे धरा से धोना, क्या बात है, क्या बात है। खून के, इतनी देर कविता में कोई उन्मादक बात नहीं हुई, कोई लड़ाई झगड़ा की बात नहीं, आप हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। खून के छींटे धरा से धो रहा हूँ, बेसहारों का सहारा हो रहा हूँ। तुम जहाँ बारूद की फसलें उगाते, तुम जहाँ बारूद की फसलें उगाते, तुम जहाँ बारूद की फसलें उगाते, मैं उन्हीं खेतों में मेहंदी बो रहा हूँ। मैं उन्हीं खेतों में मेहंदी बो रहा हूँ, मैं उन्हीं खेतों में मेहंदी बो रहा हूँ। दाहकुते अंगार बिखरे जिस गली में, दाहकुते अंगार बिखरे जिस गली में, है वही चंदन से निर्मित द्वार मेरा। नागफनियों की गली में फूल का व्यापार मेरा। नागफनी, पाकिस्तान का जिक्र किया हमारे सभी कवियों ने। पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश है, हम एक साथ आजाद हुए, एक जैसी हवा है, एक जैसा पानी है, एक जैसा भोजन है। हम कश्मीर, हम चंद्रमा तक हुए हैं और पाकिस्तान कश्मीर में घुसने की सोच रहा है। अंतर ये है, उसका कारण क्या है, ये अंतिम चार पंक्तियां लेकर स्थान में ग्रहण करता हूँ कि दिल में तेरे प्यार की दुनिया दफन है। वाह वाह। अमृत और विष दोनों है, हम चुनते क्या है। एक वैज्ञानिक होता है जो बम बना रहा है, एक वैज्ञानिक होता है जो गेहूं के उत्पादन और कैंसर की दवाइयां खोज रहा है। पढ़ाई एक जैसी है और सोच में अंतर है। सुनेगा, दिल में तेरे प्यार की दुनिया दफन है, भोर लगती दोपहर जैसी तपन है। मैं इधर शादी का जोड़ा बुन रहा हूँ, मैं इधर शादी का जोड़ा बुन रहा हूँ, मैं इधर शादी का
जोड़ा बुन रहा हूँ, तू उन्हीं धागों से तो बुनता कफन है। वाह वाह वाह, एक ही रुई है, बस बनाने की कारीगरी। मैं इधर शादी का जोड़ा बुन रहा हूँ, तू है देह तेरी अर्थियों पर सज रही है देह तेरी, बेलियों में हो रहा सिंगार मेरा, नाग धनियों की गली में ढोल बाजा। गीत या कविता की सफलता यही है कि मुझे कहना नहीं पड़ा कि आप गणेश प्रियांशु के लिए तालियां बजाइए। आप सब एक बार और तालियां बजा दीजिएगा ताकि हमें लगे कि अलवर ने गीत को सुना, कविता को सुना। उसके बाद का बहुत बहुत आभार। गणेश प्रियांशु, जैसा मैंने कहा था, हो सकता है हास्य वाले लोग अभी ठाके ज्यादा लगवा लें, केवल 2 कवि मेरे पास शेष हैं। हो सकता है वीररस के कवि की दहाड़ ज्यादा बड़ी हो जाए, लेकिन गजेंद्र प्रियांशु इस देश में याद क्यों किया जा रहा है, याद क्यों किया जाएगा? कल जब आप यहां से जाएंगे, मैं ये नहीं कह रहा कि आप में से 500 लोग उसे याद रखेंगे, लेकिन 50 लोग भी यदि उसे याद रख रहे हैं गजेंद्र प्रियांशु को, तो गीत की सार्थकता समझ लीजिएगा। बादल जो नभ में खड़ा मिला, माना आंसू से बड़ा मिला। हो सकता है अभी दिनेश ने आपको बहुत अधिक ठाके लगा, ज्यादातर लोगों ने ठाके तालियों से पहाड़ खड़ा किया हो। केवल 500 लोगों में से 100 लोगों ने भी ताली गजेंद्र के लिए बजाई हो, तो मैं उनसे कह रहा हूं, बादल जो नभ में खड़ा मिला, माना आंसू से बड़ा मिला, लेकिन जो बूंद प्रतीक्षा में आंखों के द्वार खड़ी होगी, आकार भले ही छोटा हो, बादल से बहुत बड़ी होगी। उस आंसू की एक बूंद का हस्ताक्षर लाखों समुद्रों से बड़ा है, जो गजेंद्र प्रियांशु ने कविता का एक सागा के हाथ खड़ा किया। मैं जब बलवंत बल्लू से कहता हूं कि भाई तू भी ऐसे गीत लिखा कर, कहना भाई साहब मैं न तो प्रेम करता, न प्रेम में मेरा भरोसा, मैं तो प्रैक्टिकल में भरोसा करता हूँ। मैं तो अभी पिछले दिनों ऋषभ देव इसके घर गया, तो वहां पे इतना ऊंचा कुत्ता बांध रखा है इसने, इतना ऊंचा कुत्ता। मैंने कहा भाई मेरे इतना ऊंचा कुत्ता, तुम्हें सच बताऊं कुत्ता है, शेर लग रहा है शेर। अगली बात जो उसने कही, आप खुद ताली बजा सकते हो। मैंने कहा शेर लग रहा है शेर, कहना भाई साहब सारा शेर ही है, प्रेम के चक्कर में कुत्ते जैसी शक्ल होगी इसकी, तो तब से आदमी करता नहीं। अभी 370 धारा हट गई, फलाना हो गया, ढिकना हो गया। भाई साहब मैं सच बता रहा हूँ, सभापति महोदय 377 भी हटी इस देश के अंदर, न्यायाधिपति महोदय बैठे हैं। 377 का मतलब इतना सा है जो बाकी लोग समझते नहीं हो। जो काम आप शादी के लिए लड़की ढूंढने का करते हो, बजाय लड़की ढूंढने के लड़का भी लड़का ढूंढना शुरू कर दे, तो ये 377 धारा होती है। तो इसका ब्याह भी हो रहा था बहुत दिन तक, तो इसने कहा यार मैं क्या करूं, कोई लड़की वाला मेरे लिए आई नहीं रहा, तो मैं ये बेटा तेरे जैसे मॉडल का, तो दोनों ने इन्होंने ब्याह करने की सोची। अब मजा लेना, मैं एक हाथ के अद्भुत हस्ताक्षर सौंप रहा हूँ, ये भी ऐसा ही 1.5 टांग, वो भी ऐसा ही 1.5 टांग, दोनों ने 377 का फायदा उठाया। और उठाते ही ये न्यायाधिपति महोदय के पास पहुंच गए। न्यायाधिपति महोदय ये तो हमने ब्याह तो कर लिया, बस एक बात बताओ, टेंशन हो रही है। अब जिनके समझ में आए वो ताली बजाना क्या हो सकता है। ब्याह तो हम कर लेंगे, पर आपको ये बताओ यदि हम दोनों में से किसी का तलाक हो गया तो दूसरे को विधवा पेंशन मिलेगी कि नहीं मिलेगी? तो ऐसे ब्लैंक खोपड़ी का आदमी यहाँ बैठा हुआ है। मैं चाहता हूँ बलवंत बल्लू ऋषभ देव से आया है, जो बिल्कुल गुजरात के किनारे पर रहता है, लेकिन हास्य का अद्भुत लाफिंग सिलेंडर है। एक बार आप तालियां, बलवंत बल्लू बहुत दिनों के बाद अलवर है, आपकी तालियां, आपका ठाका भाई बलवंत बल्लू। हाँ जी बढ़िया आनंद। एक तो ये लाइटिंग वाला जो भी बंदू है, ये जो घूम रही है, इन लाइटों को तुरंत बंद कर दो, तुरंत बंद कर दो इसको। हो गई, कहना मानो, बहुत आनंद लेके जाऊंगा। कहाँ गए थे पैसा? एक रात में 2 आनंद उठाने वाले, धीरे धीरे घर को जाने वाले। हाँ, कुल मिला के कवि सम्मेलन तो अच्छा हो ही गया।
अब और भी अच्छा हो जाएगा क्योंकि मैं आया हूँ। यहाँ से शुरू हुआ कवि सम्मेलन। भाई गजेंद्र प्रियांशु ने माँ सरस्वती की वंदना की अपने तरीके से की। अगर मेरे जैसा हास्य व्यंग का विद्यार्थी होता तो इतनी लंबी चौड़ी बातें नहीं करता। अपने तो सीधा सीधा कहते हैं माँ चार दे, मुझको सच्चा प्यार दे, जितने भी यहाँ बैठे हैं उन सभी को तार दे, और देश के सारे भ्रष्ट नेताओं को सीधा जमीन में गाड़ दे। अपनी वंदना का यह तरीका। इसके बाद में आया वो टकला, कोविड का मरीज, सीधा क्वारंटाइन। फिर वो आया आइटम कानपुर का गुंडा। कानपुर में ऐसा होता है, कानपुर में वैसा होता है। नागपुर में भी कुछ न कुछ तो होता ही होगा। नागपुर में कानपुर वाले का कान खींच के ले जाते हैं। फिर ये लंगड़ा साढ़ू भाई, इसकी बाई टेढ़ी है, मेरी दाई टेढ़ी। हम दोनों 3 राउंड की रेस में फर्स्ट है। कान से कान मिला। फिर वापिस वही, मैं शादी का जोड़ा बुन रहा हूँ, तू क्यों कफन बुन रहा। इसको मालूम नहीं अंतिम सत्य कफन है। ऊपर से निकल गया मामला। तुम्हें मैं कुछ नहीं, मंत्री जी निकल गए नहीं आ रहे हैं? आ रहे अरे वरना मैं श्राप दे दूंगा। मेरा कार्यक्रम छोड़कर जाने वाले, मैं तेरा कार्यक्रम भी होने नहीं दूंगा। अरे मैं शुरू नहीं हुआ, मेरे को ढंग से शुरू कर देना, खूब मजे देके जाऊंगा। वरना आप लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि ऊपर वाले ने बिगाड़ के भेजा। अपनी फाइल से लट चुकी है। अच्छा क्या बात करो राजनीति। आज तो चलो दोनों पार्टी के लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, इन दोनों के झंडे अलग अलग हैं, पर डंडा एक ही है। वो अपन खा रहे हैं। बहुत अच्छे। एक दृष्टांत से बात शुरू करता हूँ। एक व्यक्ति गया एक दुकानदार के पास जाकर कहने लगा, भाई साहब को अच्छी बढ़िया लेटेस्ट अट्रैक्टिव चीज है ये तो बताओ। उस दुकानदार ने कहा अभी परसों रूप से निर्मित एक चूहे की मूर्ति आई, इसे ले जाओ। वाह। उस व्यक्ति ने वो चूहे की मूर्ति खरीद ली, लेकर के गांव में जाने लगा। गांव के सारे चूहे पीछे लग गए। वो तेज चलने लगा, सारे चूहे तेज चलने लगे। वो दौड़ने लगा, सारे चूहे दौड़ने लगे। उस व्यक्ति ने मूर्ति को उठा के कुएं में फेंक दिया, सारे चूहे कुएं में कूद पड़े। तो उस व्यक्ति को अकल आ गई, ज्ञान आ गया। वो वापस दुकानदार के पास में गया और जाकर कहने लगा, भाई साहब किसी नेता की मूर्ति है क्या? बहुत अच्छे। बस बात पहुंचती रहे तो मुझे इशारों से बताते रहना। मैं नहीं कहूंगा दोनों हाथ ऊपर उठा के ताली बजाओ, बिल्कुल मत बजाओ। दोनों हाथ ऊपर उठाओ और यहाँ से फट जाए तो अपना बिल्कुल रिस्क नहीं लेनी। एक और तक एक व्यक्ति गया खेत के अंदर। खेत के अंदर जाकर देखा तो उसने कहा, यार इतनी बढ़िया गेहूं की फसल, इस खेत का मालिक कौन है, उसको बुलाओ। तो उस व्यक्ति ने उस किसान को बुलाया। किसान आया तो उस व्यक्ति ने कहा, गजब खेती करते हो, इतनी बढ़िया गेहूं की फसल, कौन सा खाद वापरते हो, किस विधि से खेती करते हो? तो वो किसान, मैं खूब मस्ती दूंगा, मैं जानता हूँ जो व्यक्ति जिस धंधे का होता पड़ता वो वैसे ही काम करता है। एक कपड़े का व्यापारी दिन भर कपड़ा फाड़े और रात को 2 बजे पत्नी के पास नींद में ही बोले, एक मिटा
दो मिनट सर। पत्नी ने घुमा के दी, बेवकूफ, ये तेरी दुकान नहीं मेरी साड़ी है। अच्छा, ट्रैफिक पुलिस वाले 24 घंटे चौरा पर एक ही काम करते, कल साइड में लगा, कल साइड में लगा, कल साइड में लगा, रसीद बनवा। अब वही काम रात को 2 बजे नींद में करे, नींद में ही बड़बड़ कर रहा है, चल साइड में लगा, चल साइड में लगा। पत्नी ने घुमा के दी, बेवकूफ, तू तो नो एंट्री में घुस लिया। ये माइक वाला पट्टा 24 घंटा एक ही काम करता, हेलो माइक टेस्टिंग, माइक चेक, हेलो माइक टेस्टिंग, हेलो माइक चेक। अब यही काम रात को 2 बजे नींद में पत्नी के पास कर रहे, नींद में ही बोल रहा, हेलो माइक चेक, हेलो माइक चेक, हेलो माइक चेक। पत्नी ने घुमा के दी, बेवकूफ, माइक ही चेक करेगा कि प्रोग्राम भी शुरू करेगा। तालियां मिलकर के बजाया। देखो मैं शुरू नहीं हुआ, शुरू होने की कोशिश कर रहा। आ जा, आप तो चालू रहो, धीरे धीरे करामा करामा। कितना भारी आइटम आया। फिर कहते हैं राजस्थान का अकाल पड़ रहा है। अकाल नहीं पड़े तो क्या हुआ? ये बताओ। हाँ बिल्कुल सही। ये पीले डब्बे वाला, इनको देख के अंदाजा लगा सकते इस देश में अकाल क्यों पड़ता। खाते पीते खानदान के। अच्छा, मैं कोई बनावटी बात नहीं करता, कोई प्रेम मोहब्बत की बात नहीं करता, कोई पाकिस्तान की बात नहीं करता। केंद्रीय मंत्री महोदय आए, दीप प्रज्वलन किया और निकल लिए। आजकल इलेक्ट्रोल बॉन्ड वाला लफड़ा भी है। राजस्थान वाले बराबर बैठे हुए, इनको कोई टेंशन नहीं। आगे से चिट्ठी आई है बड़े दिनों के बाद। बहुत अच्छे। दोनों जोड़े से ही रहते हो। अलवर की अलग अलग वैरायटी है यहाँ पे। विनीत भैया ने भी क्या क्या आइटम बनाया है। यहाँ पर विनीत भैया की उपस्थिति है। हमारे पूज्य पिताजी बलबीर सिंह जी तरुण को मैं आज इस मंच से प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ। और मैं जैसा लिखता हूँ वैसा लिखता है। अमित भैया कोई करने की बात नहीं करता। अपन डे टाइम के लंगड़े लूले लोग किसी की परवाह नहीं करते। जितना पैसा आज ये मीडिया प्रकोष्ठ वाले लोग कवि सम्मेलन करा के मेरे को देंगे, उतना तो मैं ट्रेन के 10 डिब्बों में घूमू के कमा जाऊं। ये बात सच है। बढ़िया बात है। अच्छा, मैं शादी से पहले कुंवारा हुआ करता था। ओह क्या बात है। हाँ, नहीं अच्छा, मेरी शादी नहीं हुई तो मेरी पत्नी ने भगवान से प्रार्थना की है, भगवान मेरे को ढंग का आदमी मिल जाएगा तो मैं 1.25 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगी। हाँ दुर्भाग्य तो उसकी शादी मेरे साथ हो गई। सुहाग रात के ठीक दूसरे दिन वो सीधी मंदिर में गई, जाकर के भगवान से कहने लगी, है भगवान, ये भगवान ने भी कहा 1.25 रुपए में इससे अच्छा नहीं आ सकता। बहुत अच्छे। अच्छा, जहाँ मैं रहता हूँ ऋषभ में मोहल्ले की सारी महिलाएं मेरी पत्नी को चिढ़ाती है। हाँ कहती है तेरा पति तो लंगड़ा लंगड़ा, तेरा पति तो लंगड़ा लंगड़ा। पर मेरी पत्नी महान, वो कहती है चुप, क्या क्या लंगड़ा, वो तो मेरे प्यार में लहरा के चलता है। बहुत अच्छे। अच्छा, वो 2 महिलाएं हैंडपंप पे लड़ रही थी। हाँ 2 महिलाएं हैंडपंप पे लड़ रही थी। एक बोली तेरे को अंधा आदमी मिलेगा अंधा, दूसरी बोली तेरे को गूंगा आदमी मिलेगा गूंगा। मैं उधर से निकल रहा था, मैंने कहा मैं रुकूं के जाऊं। बहुत अच्छे। वाह
हाँ हो सकता है लड़ते लड़ते लगने से काटे अपना गाँव में ही हो जाए। और ये आनंद है विकलांगों का, तब पढ़ता हूँ कि सब कुछ बताऊंगा कायदे में, सब कुछ बताऊंगा कायदे में। लंगड़े होते हैं कितने फायदे में, वहां से कल से मेरे जैसे हो जाओ। मैं 4 पहिए बैठूंगा, तुम खींचना, शाम को जो मिलेंगे बांट खाएंगे, फुटी सब कुछ बताऊंगा कायदे में। लंगड़े होते कितने फायदे में। लंगड़ा आदमी भूख से नहीं मरता क्योंकि वो भीख मांगने से नहीं डरता। वाह। और मैं उस स्थान का रहने वाला हूँ जहाँ आदि ब्रह्मा ऋषभदेव देनों के प्रथम तीर्थंकर। वाह। मैं जब कक्षा 5वीं में पढ़ा करता था, स्कूल में जाता था तो बीच में धर्मशाला पड़ती थी। मैं जो ही उधर से निकलता, आप जैसा कोई यात्री मेरे को बुलाता, 10 की नोट पकड़ाता, 4 रुपया मैं खाता, 4 रुपया दोस्तों को खिलाता, 2 रुपया ले जाके पिताजी को टिकाता। अपन तो 5वीं से ही कमा हुए। अच्छा, एक जाति जीवन के अंदर मैं, मेरी पत्नी, मेरी बच्ची खाना खा रहे थे। अचानक बच्ची के दोने में से दाल धुल गई। दोना हमारे उधर सब्जी दाल रखने वाले पात्र को कहते हैं। अचानक वो दोने में से दाल धुल गई तो मेरी पत्नी ने बच्ची को डांटते हुए, क्या देखती नहीं है, दोने में से दाल धुल गई। बच्ची उसी मस्ती में बोली, मम्मी मम्मी मैं क्या करती, दोना पापा जैसा था। ये संकेत है हमारे विकलांगों के। वो मेरे बच्चे को कांच के ग्लास के अंदर दूध दिया, दूध उसने पी लिया, टी टेबल के ऊपर कांच का ग्लास रखा, अचानक वो फूट गया। तो मेरी पत्नी ने बच्चे को डांटते हुए कहा, देखता नहीं हर बार तू तोड़ फोड़ किया करता है, अगली बार तू तोड़ा फोड़ा तो तेरी दोनों टांगे तोड़ दूंगी। बच्चा उसी मस्ती में बोला, मम्मी मम्मी पहले ये बताओ पापा ने क्या फोड़ा था। हाँ, ये संकेत फिर भी आनंद में रहता। तब पढ़ता हूँ कि लंगड़ा आदमी राह चलती किसी महिला को छू ले तो महिला यही कहेगी, इसमें इसकी नहीं भूल है। लंगड़ा आदमी राह चलती किसी महिला को छू ले तो महिला यही कहेगी, इसमें इसकी नहीं भूल है। लंगड़ा है बेचारा, किस्मत का है मारा। लंगड़ा है बेचारा, किस्मत का है मारा। उल्टा हाथ में हाथ रख के पूरी सड़क पार करवाती है। उस समय हम लंगड़ों की आत्मा तरफ से हो जाती है। बहुत ही उल्टा हाथ में हाथ रख के पूरी सड़क पार करवाती है। उस वक्त हम लंगड़ों की आत्मा तृप्त हो जाती है। और तो और बस में चढ़े तो सीट विकलांगों के लिए आरक्षित, सब देते हैं टिकट का रुपया, तो हम देते हैं केवल पैसे 25, 75% छूटे। ट्रेन में जाओ तो बिल्कुल फ्री, साथ में एक अटेंडेंट और फ्री। ये विनीत चौहान मेरे को दूर दूर कवि सम्मेलन में ले जाता है। अच्छा, ये विकलांग भी किस तरीके से, एक आंख से अंधा विकलांग, एक कान से बहरा विकलांग। एक विकलांग होता है वो हकला करके बोलने वाला, वो बड़ी मस्ती देता है। वो एक क्रिकेट की टीम में कैप्टन फंस गया, मैच रेफरी का तेरे को हेड चाहिए हेड मांगना, टेल चाहिए तो टेल मांगना, मैं सिक्का उछाल रहा हूँ। और उसने जो ही सिक्का उछाला तो वो बोला हाँ यही। बहुत अच्छे। ये आनंद विकलांगों को वो एक विमान के अंदर यांत्रिक करा दिया गया। एयर होस्टेस ने कहा सभी यात्री लोग अपने अपने पैराशूट संभाले, इमरजेंसी गेट की तरफ जाएं, अपने मन में 10 गिने और कूद जाए। तब भी एक हकला फंसा हुआ बोला, मैडम एक बार फिर से समझाओ। एयर होस्टेस ने कहा तू 10 तक में गिनना, तू 3 में ही कूद जा, आगे तो तेरी भाई नहीं चल जाएगी। बहुत अच्छी। ये आनंद है विकलांगों का। और तो और बस में चढ़े तो सीट विकलांगों के लिए आरक्षित, सब देते हैं टिकट का रुपया, तो हम देते हैं केवल पैसे 25। और भाई साहब मैं लंगड़ा हूँ, 1 रुपया 2 रुपया। एक बस में ऐसे ही कर रहा था, एक आदमी ने मेरे हाथ में 5 का सिक्का रखा। मैंने उसको ऊपर से नीचे तक देखा, मैंने कहा भाई साहब पहले तो आप 20 देते थे,
वो बोला यार मैं कुंवारा था तो 20 देता था, फिर मेरी शादी हो गई 15 दिए, फिर एक बच्चा हो गया 10 दिए, अब 2 बच्चे हो गए इसलिए 5 दे रहा हूँ। मैंने कहा अच्छा मेरे पैसे से ही घर चला गया। बहुत अच्छे। है ये आनंद है विश्रामों का। वो एक गीता प्रेस गोरखपुर वाले ने 10,000 गीता छपा दी और अखबार में विज्ञापन निकलवा दिया, कोई भी बेरोजगार नौजवान युवक आकर के संपर्क करे और गीता बेचकर व्यापार प्राप्त करे। वहाँ 300-400 लोगों की लाइन लगी हुई, उसमें एक 16वें नंबर पर हकला फंसा हुआ, वो भी बोला मैं भी गीता बेचूंगा। मैनेजर ने कहा इन सबसे नहीं बिक्री, तू कैसे बेचेगा? वो बोला नहीं पूरी गारंटी के साथ। मैनेजर ने कहा इसको 50 गीता दे दो, ये सब लोग 20 दिन में बेचेंगे, ये बेचारा 40 दिन के अंदर बेचेगा, उसको 50 गीता दे दी जाती है। शाम को 3 बजे इंटरव्यू खत्म हो नहीं हो और फिर आ गया, वो बोला 50 और दो। मैनेजर ने कहा तेरी नौकरी पक्की, तेरा वेतन दुगुना, पर पहले यह बता तेरे इतनी जल्दी बेची कैसे? वो बोला कुछ नहीं, घर घर गया, घंटी दबाई, दरवाजा खुला, मैंने कहा ये गीता है, खरीद रहा है के पढ़ के सुनाऊं? तालियां मिलके बजा रहे हो के पढ़ के सुनाऊं? बहुत अच्छा, वाह। और बस में चढ़े तो सीट विकलांगों के लिए अलग सीट, सब देते हैं टिकट का रुपया, तो हम देते हैं केवल पैसे 25। और भाई साहब मैं लंगड़ा हूँ 1 रुपया 2 रुपया, भाई साहब मैं लंगड़ा हूँ 1 रुपया 2 रुपया करके पूरी बस का चक्कर लगाता है। जितना टिकट नहीं देता उससे 4 गुना ज्यादा कमाता है, इसमें अपने बाप का क्या जाता है। इसलिए लंगड़े होने पर समझे नजर अपमान। और एक पंक्ति अगर खुद पर व्यंग्य करके देश की विसंगति पर कोई टिप्पणी कर दी हो, विकृति को आकृति में बदलने का काम किया हो, तो अगली पंक्ति पर जितने लोग बैठे हैं पूरे सदन की तालियां चाहता हूँ, पंक्ति पढ़ता हूँ। और ये पंक्ति इसलिए पढ़ता हूँ, 5 साल पहले पुलवामा में हमारे 45 जवान शहीद हो गए, आज तक कैसे शहीद हो गए इसका पता हम नहीं लगा पाए। तब एक पंक्ति पढ़ता हूँ कि इसलिए लंगड़े होने पर समझे में जरा अपमान, और कोई हाथ खामोश नहीं है कि इसलिए लंगड़े होने पर समझे में जरा अपमान, क्योंकि लंगड़ा हो गया हिंदुस्तान, वाह, क्योंकि लंगड़ा हो गया हिंदुस्तान। हाँ एक कविता आपको ये फिर संदीप से। हाँ कोई जवाब करना और सुनने की इच्छा थोड़ा सुनना भी है, थोड़ी सी भी है। शराबे को बियर है, एक पेटी चलेगा। हाँ एक पैक। एक कविता विशेष पढ़ देता हूँ। और कविता पुत्री जन्म पर लिखी गई कविता। मैं ये आपको एक अच्छी कविता बल्लू ने चयन करी है। आज जो भी आप देश की दीवारों पर एक नारा देख रहे हैं, आप ये कविता सुनने का ध्यान आएगा, इस कविता से वो अंश लिया गया है समाज कल्याण विभाग के द्वारा। वो आज राजस्थान की प्रत्येक दीवार पर जो नारा लिखा है बेटी बचाओ का, वो बलवंत बल्लू की इस कविता से लिया है। एक बार आप अग्रिम तालियां बजाएं, एक अच्छी कविता बलवंत ने चयन कर लिया, वाह बढ़िया। मेरी पुत्री जन्म पर लिखी गई कविता की भूमिका में 8 पंक्तियां पढ़ता हूँ। वाह। 8वीं पंक्ति तय करेगी कि मुझे इस कविता को पूरा करना या ना करना। जी भैया। सरदार जी वापस जाने के लिए आ रहे हो? हाँ बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं, वरना मेरे पास सब तरह के मंत्र है। घर जाओगे बुरे बुरे सपने आएंगे और घर के अंदर की कुंडी बंद मिलेगी। 8 पंक्ति पढ़ता हूँ कि जैसी करनी, हाँ वाह, जैसी करनी वैसी भरनी कहावत चरितार्थ हो गई। वाह। लड़कों की लाइन लग गई और लड़कियां खो गई। हमने अधर्म के मार्ग को अपनाया,
खुद अपने घर में पल रहे शिशु का सोनोग्राफी करवाया। अरे लड़का था तो जन्म दिया, लड़की थी तो मरवा दिया। तो जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल भुगतना पड़ेगा। और बेटे की लालच में बेटी को मरवाया, अब तेरे बेटे को कुंवारा ही मरना पड़ेगा। अब तेरे जाते जाते मेरी 2 लाइन सुन जा। बोलो। हाँ भैया। जिस काम के लिए जा रहे हो वो आपका काम नहीं चलेगा। तो कितनी भी ताकत लगा लो, 2 ईंट भी गीली नहीं होगी। उधर सब समझ गए, इसके बल्ले नहीं पड़े। हाँ भैया। पढ़ता हूँ पंक्तियां के इस कदर का सबके सब मौन। ये गांधी जी के 3 कहाँ जा रहे हैं? राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भ्राता, ढूंढने निकले सीता माता। पर तुम्हारे मन की कलियां नहीं खिलेगी सीता माता, तो क्या शूर्पणखा तक नहीं मिलेगी। हाँ भैया। पढ़ता हूँ पंक्तियां, जहाँ ठाकों पर आनंद ले वहाँ कविता की भाषा पर ताली बजाना। मैं लगभग 800 किलोमीटर दूर यात्रा करके आया हूँ, मेरी थकान उतार देना। इस कदर से सबके सब मौन छा गया था सन्नाटा। तभी बाप ने बेटे को खींच कर मार दिया था चाटा। माँ 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 मनी मन गुनगुना रही थी, ननंद बेमन हो तो दूध गरमा रही थी। दादाजी खाट पर बैठे बैठे हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे, पहले से ज्यादा गुड़गुड़ा रहे थे। सारा का सारा माहौल घर में तना तना था, क्योंकि बहू ने बेटी को जना था। क्या बात है। क्योंकि बहू ने बेटी को जना था। और मेरे घर में कभी झगड़े टंटे नहीं होते भाभी जी, हम पति पत्नी मिलजुल करके रहते हैं। एक काम मैं करता हूँ, एक काम वो करती, झगड़ा होने का प्रश्न ही नहीं। अपन सुबह में उठते ही चाय बना देते हैं, वो पी लेती, फिर थोड़ी देर बाद अपन खाना बना देते हैं। हाँ, स्थितियाँ तुम्हारी भी वैसी है। मैं कह रहा हूँ तुम कह नहीं पाए। वो मैं परसों घर से निकल कर आ रहा था, मैंने मेरी पत्नी को कहा वो पड़ोस में मीना रहती, वो मेरे सपने में आई थी। पत्नी बोली अकेली आ रही होगी। अरे मैंने कहा तेरे को कैसे मालूम? वो बोली उसका आदमी तो मेरे सपने में आ रहा। पढ़ता हूँ पंक्तियाँ। अच्छा कभी कभी क्या आदमी आनंद में टेंशन ले लेता है। एक टेंशन मैंने ले ली। मैंने अभी एक महिंद्रा की टैक्सी 700 गाड़ी खरीदी, लेकर जाने लगा। सामने से खूबसूरत महिला ने लिफ्ट मांगी, मैंने तुरंत आगे की सीट पर बिठाया। गाड़ी 30-40 किलोमीटर लेकर के जाने लगा। अचानक उस महिला की तबीयत बिगड़ गई। मैं सीधा उसको हॉस्पिटल में ले गया, स्ट्रेचर पर सुलाया, डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर में ले गया। 1 घंटा इधर घूमूं इतने में इधर घूमूं इतने में अंदर से डॉक्टर आया, मेरे से कहने लगा बल्लू जी बधाई हो। मैंने कहा किस बात की? डॉक्टर बोला आप बाप बन गए। अरे मैंने कहा मैं नहीं। मैं फिर चिल्लाया, मैंने कहा मैं नहीं। पर अंदर से वो महिला बोली यही। मैंने फिर कहा मैं नहीं। डॉक्टर बोला फिर से तेरा डीएनए टेस्ट करना पड़ेगा। उसने 1 शीशी भर करके इंजेक्शन से लावा निकाला, डीएनए टेस्ट के लिए भेज दिया। पर टेंशन तो तब बड़ी उसकी रिपोर्ट आई, आप किसी भी हालत में बाप नहीं बन सकते। और टेंशन में मैं तब आया कि मैंने कहा फिर घर पे 2-3 खेल रहे वो तालियां समझो। बस ठाकुर की मस्ती के बाद कविता का आनंद लेना। पढ़ता हूँ पंक्तियां के अब तो दाइन को भी बेटी की सूरत खल गई। वाह वाह वाह। अब तो दाइन को भी बेटी की सूरत खल गई।
सोने की मुर्गी हाथ से निकल गई, उठाई का कपड़ा धोबी भी बेमन से धो रही है, क्योंकि केवल उसे मजदूरी ही मिल रही है। और कम वक्त पड़ोसी ने आपस में फुसफुसाती है, हे लक्ष्मी, फिर भी बहू को कुलच्छनी बताती है, पति पत्नी से रूठा रूठा है। ऐसा मैंने सुना है, वाह, क्योंकि बहू ने बेटी को जना है, वाह, क्योंकि बहू ने बेटी को जना। और 6 पंक्तियों के लिए पूरी कविता लिखी, वाह। पढ़ता हूँ पंक्तियां। न जाने कैसी जमाने की सोच होगी, वाह, न जाने कैसी जमाने की सोच होगी। भाई साहब बैठा 2 मिनट के लिए, बेटा आपको आपकी पत्नी की सहेली की कसम है। हालांकि ये इन कवियों का मामला भी बड़ा विचित्र है। वो 2 कवि मर के नरक में गए, एक ने पूछा तू कैसे मरा, दूसरा बोला नहीं पहले तू बता तू कैसे मरा, वो बोला नहीं पहले तू बता तू कैसे मरा। तो पहले वाला बोला कुछ नहीं यार, मैं तो अचंभे से मर गया। दूसरे वाला बोला मैं ढंग से मर गया। उसने कहा तू अचंभे से कैसे मर गया, बोला कुछ नहीं, रात को 3 बजे कवि सम्मेलन खत्म हुआ, घर गया, घंटी दबाई, पत्नी ने कीवाड़ खोला तो एक जोड़ी जूते नजर आ गए। मैं फटाफट किचन में गया, बेडरूम में गया, बालकोनी में गया, फिर ऊपर जाकर के छत पे देखा, जब कहीं नहीं मिला तो कहाँ गया, ये सोच के अचंभे से मर गया। दूसरा वाला बोला तू बेवकूफ आदमी है, पूरा घर छान मारा, क्या फ्रीज खोल के देखा? तू फ्रीज खोल के देख लेता ना, मैं ठंड से मरता ना तू अचंभे से मरता। पढ़ता हूँ पंक्तियां कि न जाने कैसी जमाने की सोच होगी, बेटी आज भी खुशी का बोझ होगी। बेटे के लिए मनोती मनाते हो, बेटे के लिए मनोती मनाते हो और बेटी की गर्भ में हत्या कराते हो। अरे कन्या दान को मां दान बताते हो। और मेरे गुरुदेव भारत गौरव राष्ट्र संत मुनि पुलक सागर जी क्या करते हैं? मेरे गुरुदेव भारत गौरव राष्ट्र संत मुनि पुलक सागर जी कहते हैं कि भ्रूण हत्या रोकनी है तो 3 तरह के लोग सुधरे। एक सुधरे इस देश के नेता, एक सुधरे इस देश की समाज और एक सुधरे इस देश के संत। नेता कैसे सुधरे? पार्षद से लेकर लोकसभा सदस्य तक वे ही व्यक्ति योग्य उम्मीदवार घोषित किए जाए जिसके घर के अंदर बेटी हो। समाज कैसे सुधरे? समाज ये तय करे कि हम हमारी बेटी उसी घर में देंगे जिसके घर के अंदर बेटी हो। और तालियां रोक के रखना, अगली पंक्ति पर बजाना। समाज ये तय करे हम हमारी बेटी उसी घर में देंगे जिसके घर के अंदर बेटी हो। और अब ताली बजाना और पुलक सागर जी तक पहुंचाना। और संत ये तय करे हम आहार उसी घर का लेंगे जिसके घर के अंदर बेटी हो। वाह। तब पढ़ता हूँ कि न जाने कैसी जमाने की सोच होगी, बेटी आज भी खुशी का बोझ होगी। बेटे के लिए मनोती मनाते हो, बेटी की गर्भ में हत्या कराते हो, कन्या दान को मां दान बताते हो। और अब मन करे तो ताली बजाना कि कन्या दान को मां दान बताते हो और कन्या पैदा करने से घबराते हो। वाह वाह। और इसे एक अगली पंक्ति पर आपका मन से आशीर्वाद चाहता हूँ, मन से आशीर्वाद चाहता हूँ। दिनेश तू भी बजाना, हाँ, ताकि लगे कि ढंग की बात करो तो गेंदे के भी गुलगुली होती है। एक पंक्ति के पर पूरे मंच का सदन का आशीर्वाद चाहता हूँ और पंक्ति पढ़ता हूँ कि शायद 21वीं सदी में जाओगे तो प्यार किसी रोबोट से कर पाओगे। वाह। और मेरा दावा है 3री पंक्ति पर आपके हाथ अपने आप तालियों में तब्दील हो जाएंगे। शायद 21वीं सदी में जाओगे तो प्यार किसी रोबोट से कर पाओगे।
राखी किसी मशीन से बंधवाओगे? अरे माँ की ममता क्या बाजार से खरीद लाओगे? वाह 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 वाह। एक बार पूरा सदन दोनों हाथ ऊपर उठा कर आशीर्वाद प्रदान दे। बहुत बहुत धन्यवाद। केवल एक कवि हमारे पास शेष है, गुजर कहाँ जाएगा? रेल की पटरी उखाड़ने का मौसम चला गया, हिंडौन यहाँ से दूर है और कहाँ जाएंगे। जो कवि मेरे पास शेष है वो बहुत विशेष है। आप इस हलचल को रोकेंगे, मैं तब तक उन्हें बुला पाऊंगा, उसके बाद उन्हें बुला पाऊंगा। बड़े न्यायाधिपति हमारे बीच में बैठे हैं, हरेंद्र सिंह जी यहाँ बैठे हैं। सर, मैं कई बार सोचता हूँ, ये कहा तो बहुत जाता है कि बेटियों की भ्रूण हत्याएं की जा रही हैं, बेटियों को दहेज से जलाया जा रहा है। कभी गंभीरता से सोचिएगा कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? कोई पिता, कोई माँ अपने उस कलेजे के टुकड़े को भ्रूण हत्या के रूप में कैसे मार सकता है? कोई सास ससुर किसी बहू को जला कैसे सकता है? मैंने सोचा कि कोई न कोई कारण जरूर रहा होगा। अलवर के सुधी श्रोताओं, मैं संवेदना की जमीन पर एक बात कह रहा हूं, अच्छी लगे तो जरा उसको तालियों में तब्दील भी कीजिएगा, सोचने पर विचार कीजिएगा। जिस देश के अंदर मणिपुर जैसा कांड हो जाए, या भाजपा वाले कहां, कांग्रेस वाले कहां, मुझे मतलब नहीं है। मैं इस देश के बेटी के समर्थन में बात कह रहा हूं। यही वो देश है जहां पर उज्जैन के अंदर 14 साल की लड़की 3.5 घंटे तक निर्वस्त्र होकर के दरवाजों पर दस्तक देती रही और किसी को शर्म नहीं आई कि दरवाजा तो खोल दें। दरवाजा खोला, एक पुजारी ने खोला, अपना दुपट्टा उस बेटी को दिया कि इसे बांध दो बेटी, इस देश में थोड़ी बहुत शर्म बची है। तो जोधपुर में कोई घटना होती है सुबह 3:30 बजे, तो राजस्थान की सरकार को शर्म ना आई। मणिपुर में कोई घटना होती है, मेरी हिम्मत को दाद देना मैं कहां खड़ा हूं और क्या बोलने जा रहा हूं। मणिपुर के अंदर घटना हो गई और केंद्र की सरकार को 4 महीने बाद पता लगा कि किसी बेटी को 4000 लोगों की भीड़ ने घेर लिया, निर्वस्त्र उसका जलूस निकाल दिया। मेरी बेटी रोने लग गई। तालियां उठे तो तालियां नहीं, चिंगारी होती चाहिए आपके हाथों में। मेरी बेटी रोने लग गई, कहने लगी, पिताश्री, पापा, क्या 4000 की भीड़ में एक भी पुरुष ऐसा नहीं था जो रोक देता इस घटना को? मेरी बात पर आपकी तालियां उठे। मैंने कहा, ना बेटा, वो 4000 पुरुष न रहे होंगे, 4000 नपुंसक रहे होंगे जो एक बेटी को वसन न दे सके। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने कहा, नहीं, तुम वीर रस के कवि की बेटी हो, और यहाँ जितनी बेटियां बैठी हैं, बहनें बैठी हैं, भाभियां बेटी, मैं उन सबसे कहना चाहता हूं, जब भी कोई ऐसी घटना हो उन्हें आंसू में तब्दील मत कीजिएगा। आग बनकर जो जिया उसको यहां मसला गया। आदमी फौलाद के सांचे में ढलना चाहिए। फूल बनकर जो जिया उसको यहां मसला गया। आदमी फौलाद के सांचे में ढलना चाहिए और छीनता हो हक तुम्हारा जब कोई, उस वक्त तो आंख से आंसू नहीं, शोला निकलना चाहिए। तब तो उसकी तस्वीर बदल सकती है। न्यायाधिपति महोदय, मुझे क्षमा करें, इस देश की न्यायपालिका कहीं ना कहीं मुझे जिम्मेदार लगती है। सरकारें बदलती है तो न्याय प्रक्रियाओं के तरीके बदल जाते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर यदि बड़े बड़े आतंकवादी, बड़े बड़े माफिया सरगना 30-30 सालों तक वीआईपी ट्रीटमेंट जेल में भोगते रहे हो, तो न्याय प्रक्रिया कहीं तो कुछ कमजोर हुई होगी। एक दामनी को न्याय पाने के, मैं अपना कार्य पार्टी कर रहा हूं, समझ लो, उसके आने से पहले दामनी के लिए राष्ट्रपति तक को कहना पड़ा कि इस देश के कानूनों में इतनी गलियां हैं कि मैं तक तुम्हें बचा नहीं पा रहा हूं, और एक वकील उनके संघर्ष करता रहा। माफ करें, मैं 4 लाइन कह रहा हूं, उसके बाद में हैदराबाद भी होगा, वो भी होगा जो विनीत चौहान बोल रहा है। न्याय ही अगर तोड़ देगा न्याय के विश्वास को, अलवर वालों लाज रखना, मैं विनीत चौहान किनके सामने क्या बोलने जा रहा है। न्याय ही अगर तोड़ देगा न्याय के विश्वास को, कौन फिर रोके यहाँ इन भेड़ियों की प्यास को। मुझे नहीं पता ये कानून इस देश में कब बनेगा या नहीं बनेगा, लेकिन मैं एक मांग उठा तो रहा हूं। न्याय ही अगर तोड़ देगा न्याय के विश्वास को, कौन फिर रोके यहाँ इन भेड़ियों की प्यास को। एक ही चारा बचेगा बेटियों के पास फिर। सहमत हो तो ताली उठे। मेरी छोटी बहन पूजा कपिल यहाँ आ गई है,
मैं उनकी उपस्थिति में इस बयान को दर्ज कर रहा हूं कि यदि बेटियों के साथ ये होता है तो उनके पास अब इसके अलावा कोई चारा नहीं बचता है। यदि न्याय प्रक्रियाएं ढीले गति से न्याय दिलाती है तो न्याय ही अगर तोड़ देगा न्याय के विश्वास को, कौन सी रोकेगा इन भेड़ियों की प्यास को। एक ही चारा बचेगा बेटियों के पास, फिर गोलियों से भून देंगे खुद यहाँ गोलियों से भून देंगे खुद जहां अय्यास को। लोग एक फरी फिर चली गई वहशी पापी हत्यारों से, वो किरण सूर्य की चली गई खुद अपने चांद सितारों से। जो भाजपा के लोग हैं वो से जोधपुर समझ लें, जो कांग्रेस के लोग हैं वो से मणिपुर समझ लें। आपकी राजनीति आपको मुबारक। मैं बेटी के हक में एक छोटी कविता कह के अगले कवि को बुला रहा हूँ। लो एक परी, क्या स्थिति है आज भी इस देश के अंदर। नन्ही सी चिड़िया बाज के पंजों में देखकर, हमारी बहनें बैठी हैं, कहते ना बड़ा युग बदल गया, अब तो पूरा नारियों का चरित्र बदल दिया इस देश के अंदर। नहीं सर, सड़क से उतरिएगा, अगर अंदर गांवों में जाइएगा आज भी वही स्थिति है। नन्ही सी चिड़िया बाज के जिन पिताओं को दर्द कभी एहसास हुआ हो क्योंकि बेटी ससुराल में कहीं है, दर्द से जी रहे हो तो आपकी तालियां के हर किसी को कोई अच्छा परिवार नहीं मिल जाता। हर किसी विनीत चौहान के भाग्य में अशोक सैनी नहीं लिखा है कि उसे ऐसा परिवार मिल जाए। नन्ही सी चिड़िया बाज के पंजे में देखकर सपने में मुझे रात भर बिटिया दिखाई दी। अगली लाइन टच हो जाए तो आंसू और ताली एक साथ उठाइएगा। नन्ही सी चिड़िया बाज के पंजे में देखकर सपने में मुझे रात भर बिटिया दिखाई दी, और भाई विमान पहुंचा बहना को गांव तो जोड़ में उसे तैरती छुटिया ये दर्द आज के हिंदुस्तान गांव में जी रहा है। तब कहीं जाकर मणिपुर हो रहा होता है, तब कहीं जोधपुर या उज्जैन हो रहा होता है। एक पीड़ा का गीत सुन लीजिएगा, 2 मिनट का गीत। उसके बाद मैं संदीप को बुलाऊंगा। मैं रोते हुए तो आपको विदा नहीं करूंगा, विदा तो आपको खिलखिलाहट के साथ करूंगा। वो एक परी फिर चली गई वहशी पापी हत्यारों से, वो किरण सूर्य की चली गई खुद अपने चांद सितारों से। मैं सोच रहा हूँ क्या इंसान इतना वहशी हो सकता है, कलियों की छाती में क्या इतने गहरे कांटे हो सकता है। मैं शीश पटक कर पूछ रहा क्या यही भाग्य है माटी का। दुनिया में क्या संदेश गया इस जगत गुरु की माटी का, दुनिया में क्या संदेश गया इस जगत गुरु की माटी का। हम काम विजेता कहलाए पश्चिम में सिर ऊंचा करके। घनश्याम भैया में एक ही बात करी, दुनिया में जाने जाते थे, हमने वासना को जीत लिया था और कुछ भारत के पास नया नहीं था। वेस्टर्न के पास विज्ञान बड़ा था लेकिन भारत के पास आध्यात्म बड़ा था। मैंने सुना है स्वामी विवेकानंद जब कभी अमेरिका में भाषण दे रहे थे तो सुंदर युवती उनके पास आई, कहने लगी मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। स्वामी जी ने हाथ जोड़कर कहा मुझसे शादी क्यों करना चाहती, मैं तो सन्यासी हूँ। उस युवती ने कहा मैं चाहती हूँ उधार मत रखना। स्वामी जी ने हाथ जोड़कर कहा माँ तुम आज से मुझे अपना विदा करना। हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी। आओ बेचारे बैठकर हम ये समस्याएं सभी। मैंने सुना है शिवाजी के दरबार में उनका सेनापति गौहरबानो मुगलों की खूबसूरत बेगम को पकड़ के ले आया, दरबार में खड़ा हो गया। शिवाजी महाराज आपके बेडरूम के लिए तोहफा लाया हूं। शिवाजी ने तलवार निकाली और कहा सबसे पहले सेनापति को जेल में बंद करो। उसके बाद गौहरबानो की तरफ देखा और धीरे से बोले गौहरबानो, जो समझदार लोग हो मुझे अपना आशीर्वाद देना। धीरे से कहा गौहरबानो तुम बहुत खूबसूरत हो, पर क्या ही अच्छा होता मेरी माँ भी इतनी सुंदर होती तो मैं भी इतना खूबसूरत पैदा हुआ होता। ये चरित्र था हिंदुस्तान का। हम काम विजेता कहलाए पश्चिम में सिर ऊंचा करके, हम काम विजेता कहलाए पश्चिम में सिर ऊंचा करके, हम काम विजेता कहलाए पश्चिम में सिर ऊंचा करके। इस घटना पर शर्मिंदा है बैठे हैं सर नीचा करके, इस घटना पर शर्मिंदा है बैठे हैं सर नीचा करके। कर क्रूर वासना पसंद गई भारत के सरगलियारों में। कविता के लोगों एक लाइन मेरे पास कविता की है, कर क्रूर वासना पसंद गई भारत के सरगलियारों में तो कीर्ति पताका सूरज की खो जाएगी अंधियारों में। इसलिए निवेदन है मेरा, इस लाइन पर मुझे आपका साथ चाहिए। इसलिए निवेदन है मेरा दिल्ली के दरबारों से, अपने प्रांतों में बैठी हैं जो अलग अलग सरकारों से, अब शीघ्र न्याय दो। जो सहमत नहीं हो वो हाथ नीचे रखिएगा, जो सहमत हो एक भी श्रोता फिर मेरे साथ ताली के साथ खड़ा होगा। मैं अकेला भी हिंदुस्तान में इस कानून को गाने वाला बचा तो विनीत चौहान इस कानून को अकेला गाएगा। मैं अलवर के जनमत से जानना चाहूंगा
कि क्या मुझे कविता आगे पढ़नी है या नहीं पढ़नी है। इसलिए निवेदन है मेरा इन दिल्ली के दरबारों से, अपने प्रांतों में बैठी हैं जो अलग अलग सरकारों से, अब शीघ्र न्याय दो आंसू से उपजी सारी ललकारों को, और लाल किले पर फांसी दे दो दुष्कर्मी हत्यारों को, लाल किले पर फांसी दे दो दुष्कर्मी हत्यारों को, लाल किले पर। हिंदुस्तान जिस दिन ये तेवर बना लेगा उस दिन इस देश की नारी को पूजा करनी होगी। जिंदाबाद भाई साहब। उस दिन ये देश किसी कल्पना चावला के लिए प्रार्थनाएं करेगा, उस दिन ये देश भव्यता की तरफ बढ़ेगा। हम नए युग का यहाँ निर्माण करने चल पड़े हैं, राष्ट्रभक्तों का खुला आह्वान करने चल पड़े हैं, और जय जपो छुपलो मगर है अंत निश्चित भी तुम्हारा, पार्थिव गांधी में संधान करने चल पड़े हैं। इस देश का तेवर बदल तो रहा है, इस बदलते तेवर का स्वागत कीजिएगा। मैं एक दो लाइन कह दूं यदि आपकी अनुमति हो तो जरा एक बार मुझे बता दीजिएगा, मैं थोड़ा सा कह देता हूँ। 22 जनवरी के दिन पर यदि किसी को, मैं बहुत रेखांकित नहीं कर रहा हूँ, आचार संहिता लग गई, लेकिन प्रार्थनाओं के लिए कम से कम कोई आचार संहिताएं नहीं होती। 500 साल संघर्ष किया इस देश ने। खेम भैया, हमारे कपिल भैया, प्रदीप भैया, रमेश भैया बड़े मासूम से हैं, वो कभी पर्दे के पीछे ज्यादा रहते हैं, आगे आते नहीं है। इन सबके प्रयास से इसी जगह पर होली का बड़ा कभी सम्मेलन हुआ करता अभ्युदय मंच की तरफ से, लेकिन वो अभियान जब रुक गया तो फिर इन युवा पत्रकारों ने इस मीडिया को उठाया और एक अच्छा कार्यक्रम इस शहर के लिए दिया। इस मीडिया वेलफेयर सोसाइटी के लिए आपकी तालियां बनती तो हैं, एक बंद हुए कार्यक्रम को उन्होंने नया विस्तार दे दिया है, तो अच्छा कार्यक्रम आप तक पहुंचा। 22 जनवरी को जो कुछ हुआ, इस देश ने एक नई दिवाली को देखा, और उस दिवाली के माध्यम से जो कुछ मुझे लगा वो मैंने आपसे कहने की कोशिश की। एक छोटी कविता सुन लीजिएगा। बलवीर जी हमारे बहुत बड़े इंजीनियर हैं, लेक्चरर हैं कॉलेज के अंदर, वो यहाँ आ गए। मैं सभी दोस्तों का आभार करता हूँ। सभापति महोदय हमारे मध्य हैं, बहुत दिनों बाद उनका भाग्य उदित हुआ है। ऐसे ही समझ लो जैसे राम मंदिर और में भी बना हो, वरना ये भी उपेक्षित खंडर ही यहाँ थे। उनको माला हमारा पहने का। सभापति महोदय इतना सीधा हमारे शहर को मिला, जरा ऐसे शाश्वत व्यक्तित्व के लिए आपकी तालियां बनती हैं। भैया घनश्याम से कुछ भी मजाक में कह ले, लेकिन बड़ा प्यारा सा इंसान इस शहर को मिला है। जो कुछ हुआ तो लोगों ने कहा कि हुआ क्या, मैंने कहा एक स्वप्निल भोर के ही तो रात भर रोना पड़ा। मैं अयोध्या गया हूँ सर, अभी उस मंदिर को मैंने देखा है। हमारे मित्र लोग जानते हैं, कपिल भैया, मैं तो स्वभाव से आर्य समाजी हूँ, मैं तो कभी आरती भी मैंने नहीं ली। मैं वहां गया तो अद्भुत दृश्य था, उस मूर्ति को देखो। पूजा दीदी गई है वहां जाकर के, देखो क्या अद्भुत दृश्य। मैं 10 मिनट के लिए खुद को सनातनी हो गया था उस समय वहां पर जाकर के। मैंने यार दर्शन होता ऐसे हो। 500 साल के बाद सामने हमारे था एक स्वप्निल भोर। कविता वाले कविता सुने, राजनीति वाले राजनीति को दूर कर दें। एक स्वप्निल भोर के ही तो रात भर रोना पड़ा, आपकी खातिर समय सच पाप तक धोना पड़ा। इशारे में समझना, कविता इशारे की भाषा है। 500 साल तक हमने उसको अपनी छाती पर सहा है। फिर लोग कहते गुस्सा क्यों हो गए? एक स्वप्निल भोर के ही तो रात भर रोना पड़ा, आपकी खातिर हमें सच पाप तक धोना पड़ा। और अनवर वालों जरा लाइन अच्छी लगे तो तालियां उठाइएगा, अयोध्या तक पहुंचे आपकी। एक स्वप्निल भोर के ही तो रात भर रोना पड़ा, आपकी खातिर हमें सच पाप तक धोना पड़ा। फिर किसी राजीव लोचन के चरण आए इधर, मन अहिल्या इसलिए पाषाण बस। मुझे अच्छा लगा आपने कविता की लाज रखी, बस अहिल्या इसलिए पाषाण तक धोना पड़ा। लोग कहते गुस्सा क्यों हो गए? इतने गुस्से की जरूरत क्या थी? ढांचा ढा दिया। मैंने कहा प्रार्थनाएं करी तो थी, 500 साल से मुकदमा लड़ तो रहे थे, फिर गुस्सा क्यों हुए? मैंने कहा जब राम के बाद काम नहीं चलता तो लक्ष्मण काम आता है। जब राम से बात नहीं बनी प्रगला दीदी तो लक्ष्मण खड़े हो गए। भावना के द्वार को अविरुद्ध होना ही पड़ा। मुझे हिम्मत दीजिएगा, भावना के द्वार को अविरुद्ध होना ही पड़ा। दशरथी वरदान को अवरुद्ध होना ही पड़ा, और फिर दोबारा राम को वनवास न जाना पड़े, इसलिए हमको लखन सा बुद्ध होना ही पड़ा। इसलिए हमको लखन सा बुद्ध होना ही पड़ा। इसलिए हमको लखन सा बुद्ध होना ही पड़ा।
ये दिवस जनवरी 22 भी एक नई दिवाली जैसा था। 2 मिनट सुन लीजिए, फिर संजी को बुला रहा हूं। ये दिवस जनवरी 22 भी एक नई दिवाली, अगली लाइन पकड़ जाएंगे तो मजा आ जाएगा गिरीश भैया। ये दिवस जनवरी 22 भी एक नई दिवाली जैसा था, जैसे रघुवर लौटे उस दिन बस लगता कुछ कुछ वैसा था। जैसे रघुवर लौटे उस दिन बस लगता कुछ कुछ वैसा था। इसलिए दिशाएं गुंजित हैं, हर्षित हर्षित आकाश लगा, दीपों की नई रोशनी में पुलकित सा आज प्रकाश लगा। जो राम लला आ बैठे हैं, आपको भी लगा हो तो, जो राम लला आ बैठे हैं छठी के सभी नजारों में, भगवान राम के मंदिर की चर्चा है चांद सितारों में। भगवान राम के मंदिर की चर्चा है चांद सितारों में। भगवान राम के मंदिर की चर्चा है चांद सितारों में। लो पूर्ण हो गई आशाएं बरसों से लंबित थी जो भी। शालीमार में राम मंदिर का, राम जी की बड़ी प्रतिमा खड़ी है, जरा आपकी तालियां उनके चरणों तक पहुंच जाएं। लो पूर्ण हो गई आशाएं बरसों से लंबित थी जो भी, प्रण पूर्ण हुआ सरयू तट का था कार सेवकों का जो भी। यदि कोई लोग 20 साल पहले कार सेवा में गए हों तो जरा उनके लिए तालियां आपके उठ जाएं। लो पूर्ण हो गई आशाएं बरसों से लंबित थी जो भी, प्रण पूर्ण हुआ सरयू तट का था कार सेवकों का जो भी। सोठारी बंधु हर्षित होंगे जो नक्षत्रों में गड़े हुए, सिंघल जी भी तो गर्वित होंगे जो मोक्ष द्वार पर खड़े हुए। सिंघल जी भी तो गर्वित होंगे जो मोक्ष द्वार पर खड़े हुए। नर नाहर किश्ती ले आए, नर नाहर किश्ती ले आए, जो फंसी रही मझधारों में, भगवान राम के मंदिर की चर्चा है चांद सितारों में। एक पार्टी लोग के, विशेष दल के लोग ये ना समझ लें कि किसी एक व्यक्ति ने ये काम कर दिया, ये भ्रम न पाले। मैं फिर कह रहा हूं, आपकी मोहर कहां लगती है, मेरी कहां लगती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अहंकार मत पालिएगा। ये एक व्यक्ति की, यदि लोग मेरे से कहते रिटायरमेंट ले लिया, चुनाव लड़ लो। यदि आज मैं किसी पार्टी का चोगा पहन चुका होता तो ये लाइन न पढ़ रहा होता जो मैं अब पढ़ रहा हूं। मेरी हिम्मत को दाद दीजिएगा। ये एक व्यक्ति की विजय नहीं। अभी तो हिंदुस्तान में अकेला दिलीप चौहान है जो उनके सामने इस लाइन को पढ़ने की हिम्मत कर रहा है। ये एक व्यक्ति की विजय नहीं, उत्सव अगणित बलिदानों का, जो राम नाम पर बिटे स्वयं ऐसे पागल परवानों का। धर्मेंद्र श्री का गर्जन है, दीदी माँ की हुंकारे हैं, दीदी माँ की हुंकारे हैं। जय भानों का बजरंग रूप कटियारों की हुंकारे हैं। जय दिए प्राण रणबंकों ने, पर जिनके एक इशारे पर भगवान राम के मंदिर की चर्चा है चांद सितारों पर। भगवान राम के मंदिर की चर्चा है चांद सितारों पर। आपका बहुत बहुत आभार। यूं लगा राम फिर लौटे हैं, खुद अंतिम लाइन सुने और संदीप को बुलाता हूं। यूं लगा राम फिर लौटे हैं खुद अपने ही वनवासों से। पहली बार वनवास केकई ने नहीं दिया, इस बार अपने लोगों ने वनवास दिया था। मैं 500 साल का कड़वा सच गा रहा हूं। यूं लगा राम फिर लौटे हैं खुद अपने ही वनवासों से। यूं लगा अयोध्या नमित हुई सीता के दृढ़ विश्वासों से। यूं लगा अयोध्या, आप चूक रहे, कविता की सबसे अच्छी लाइन देके विदा हो रहा हूं। यूं लगा अयोध्या नमित हुई सीता के दृढ़ विश्वासों से। यूं लगा अयोध्या नमित हुई सीता के दृढ़ विश्वासों से। यूं भरत लला के आंसू की जो बरसों की पूरी प्रतीक्षाएं, बरसों की दिल प्रतीक्षाएं बरसों में पूर्ण हुई लगती, जो भरत लगा के आंसू की अवधि संपूर्ण हुई लगती। शबरी की दिल प्रतीक्षाएं बरसों की पूर्ण हुई लगती, जो भरत लगा के आंसू की अवधि संपूर्ण हुई लगती। रुंझुन रुंझुन चप्पा चप्पा जय हो छुपा झनकारों में, भगवान राम के मंदिर की चर्चा है चांद सितारों में। सरयू में कुछ हलचल सी है, हलचल है नई बहारों में, भगवान राम के मंदिर की चर्चा है चांद सितारों। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। इस सर्वांत में आपके चेहरों पर मुस्कुराहट बिखेरते हुए आप घर को जाएंगे, मुझे अच्छा लगेगा। गंभीरता का जो विषय मैंने कह दिया, गीत का जो विषय है गलित कह चुका है। एक कवि जो मेरे पास आज मेरा सबसे पुराना मित्र इस मंच पर बैठा है, 5-7 साल का अंतर है जब वो मंचों पर आए थे। मैंने पहली बार उन्हें रतलाम के कवि सम्मेलन में सुना था। जहां तक मुझे याद है कि मेडिकल एसोसिएशन का कवि सम्मेलन था, वहां पहली बार मुझे लगा एक सफेद पैंट शर्ट पहने एक लड़का कोई आया धार से, मध्य प्रदेश से। मैं रोमांचित था उसकी कविता को सुनकर कि ऐसा भी हाथ से लिखा जा सकता है क्या। बेहतरीन हाथ से लिखने वाला, कविता की भाषा में हाथ से लिखने वाला, बस खरा मशहूर है आंसू छिपाने के लिए।
जिस कवि को बुला रहा हूं, मेरे पास एक अच्छी लाइन नहीं है। मस्खरा मशहूर है आंसू छिपाने के लिए, बांटता है ये हंसी सारे जमाने के लिए। मैंने भैया आपको प्रणाम करते हुए कहता हूं, मैंने बहुत देर बाद आपको देखा। मस्खरा मशहूर है आंसू छिपाने के लिए, बांटता है ये हंसी सारे जमाने के लिए। और आपसे भी कहता हूं, घाव सबको मत दिखाओ तुम नुमाइश की तरह, ये अकेले में सही है गुनगुनाने के लिए। आइए मैं बेहतरीन कवि को बुला रहा हूं, भाई संदीप शर्मा। जितनी तालियां बची है संपूर्ण एक साथ कीजिएगा, भाई संदीप शर्मा।